आवाज किस चीज की है? गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सृष्टि, पुनीत, दीपेंद्र, कैसे हो भाई? सुधांशु, अक्षय, गंगा, कुमार, आदित्य, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। मनीष, सनी सिंह, मिया, सृष्टि, पार्थ, वीरेंद्र, प्रगति, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माही, शिवानी, अनिकेत, प्रवीण, गुड मॉर्निंग। रोहित, अभिषेक, ऋषभ, ऋषभ, गुड मॉर्निंग। कैसे हो गौरव? गुड मॉर्निंग। सागर, लोकेश, खुशी, कौशिक, महिमा, सुस्मिता, वेदांत, आंचल, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मिस्टर टॉम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? आज किसी नई जगह से क्लास हो रही है भाई, फिर से, है ना? तो किसी नई जगह से क्लास है तो कुछ नया नया सा तुम्हें लगेगा। और थोड़ा सा आज के लिए बस, है ना, क्योंकि जैसा कि बताया था कि कुछ सैटरडे को कभी कभी कुछ काम होता है ऑफिस में, जिसकी वजह से क्लास कहीं और से लेनी पड़ सकती है। तो अगर थोड़ा बहुत भी तुम्हें लग रहा है तो सिर्फ आज के लिए। और आवाज सही आ रही है भाई मेरी? मैं दिखाई दे रहा हूं तुम लोगों को? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आवाज सही आ रही है? हाँ मैं सही हूँ भाई, हाँ सही है। आवाज आ रही है भाई, लो वॉइस आ रही है, अच्छा। जबरदस्ती। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आवाज सही आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूं भाई। ये कह रहा है आप बदल रहे हैं, सब बदल से गए हैं। हाँ आज जो है कुछ स्मार्ट ज्यादा लग रहे होंगे, आज नई जगह से क्लास ली गई है ना। डॉट तो लेंगे, अभी डॉट भी लेते हैं तुम्हारे। पिक्चर क्वालिटी, अच्छा। हाँ तो मस्त है एकदम। गुड मॉर्निंग भाई। रात के डाउट भी ले लेते हैं तुम्हारे। वॉइस क्लियर है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जल्दी बताओ, फिर तुम्हें पता है ना, मैं चैट ऑफ कर दूंगा, तुम मस्त हो जाओगे, फिर जो भी करना है कर दो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए तो एक बार तुम्हारे रात के डॉट भी ले लेते हैं, क्या थे तुम्हारे डाउट? सर आप बड़े खूबसूरत हो, अच्छा, आंखों को करार आ रहा है इनके। ये तुम्हारे रात के जो डाउट हैं, ये गड़बड़ लग रहे हैं, है ना? ये तुम्हारे डाउट सर, आपकी फोटो में आप बदमाश लग रहे हो, अच्छा। सर मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। सर आप कैसे हैं? सर इजी में थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिया गया है, शुक्रिया। इजी में आप आगे देखेंगे, आगे आपको ऑलमोस्ट सारे चैप्टर बड़े खूबसूरत मिलेंगे, है ना? तो क्योंकि उसमें सिर्फ काम की बात लिखी गई। प्लीज एक बार लल्लू बोल दो। लल्लू। सर आइसोबारिक में पी एक्सटर्नल पी गैस हो गया था, क्यों? क्या? आइसोबारिक में पी एक्सटर्नल पी, आइसोबारिक में नहीं था भाई, वो था हमारा क्या था वो, रिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा बोला जाता है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो पी गैस के बराबर। प्लीज आज एक आध होमवर्क वाले सवाल पे पोल करवाइए। अरे पोल के चक्कर में कहाँ पढ़े हो यार? अ, सर अर्जुना 2.0 में किट्टू को लल्लू बोल दीजिएगा, अच्छा। सर किट्टू को लल्लू बोलना है, बताइए। किट्टू खुद लल्लू जैसा लग रहा है, तो उसको भी लल्लू बुलवा रहे हो? सर हम सभी का एक ही नारा है, गोट हमको प्यारा है, बहुत बढ़िया। सर मुझे लल्लू बोल दो प्लीज, खुशबू लल्लू हो। सर आप प्लीज वॉइस को कांस्टेंट रखा करो। यार ये वाली एक प्रॉब्लम जो है ना, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है यार। इसमें कुछ एक दो लोगों ने और भी हमसे बोला था ये वाली बात, कि जो है वॉइस को कांस्टेंट रखा करो। वॉइस को कांस्टेंट रखना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, समझ रहे हो? जब टीचर भावनाओं में बहने लगता है तो उस टाइम पर आवाज तेज धीरी कुछ भी हो सकती है। तो तुम जो है हमें समझ में आ रहा है, कई बच्चे कहते हैं सर हम वो ईयरफोन लगाते हैं तो एकदम से जब आप भौंकना शुरू करते हैं तो उस टाइम पर एकदम कान हिल जाता है। तो यार ऐसे में ना थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी आवाज तेज निकल जाती है, कभी वो धीरे हो जाती है, और इसे वॉइस मॉड्यूलेशन कहते हैं, जो बहुत कम लोगों को आता है। आप समझ रहे हैं? सर इरोडोव कब करें? इरोडोव कब करें? एग्जाम के बाद ही देखेंगे, अभी एग्जाम से पहले तो करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर एग्जाम से पहले करोगे तो सिलेक्ट हो जाओगे। तो इन सब चीजों का भी तो ख्याल रखा जाता है कि भाई ये चीजें करनी है नहीं करनी है। अगर हमने ऐसा किया, जैसे हम तुमसे कहते हैं पढ़ाई किया करो, मेहनत किया करो, आप इसको इस तरह से कर लिया करो, जो क्लास के सवाल कराए जाते हैं उनको दोबारा किया करो, क्लास को आधा घंटे 15 मिनट के लिए रिवाइज किया करो, ये सब करने के लिए कहा जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि सिलेक्ट हो जाए।
आप समझ रहे हैं। और तुम इस चीज का हमेशा ख्याल रखा करो कि अगर तुमने ये किया तो इससे सिलेक्शन हो सकता है। तो इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि ऐसा कोई काम ना किया जाए जिससे सिलेक्शन के चांसेस बने। तो जैसे अभी तुमने पूछा इरोडोव करनी है, तो इरोडोव को करने से सिलेक्शन के चांसेस प्रबल बनते हैं, सिलेक्शन के चांसेस काफी ब्राइट बनते हैं। तो ऐसे में भाई अवॉइड करिए, मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इससे सिलेक्शन मिल जाए, फिर किसी को क्या मुंह दिखाओगे। आप समझ रहे, किसी को क्या मुंह दिखाओगे कि भाई तुम सिलेक्ट कैसे हो गए, समझ रहे। तो इन सब चीजों का ख्याल रखो। सर थर्मो आपने बहुत अच्छा पढ़ा दिया। सूर्य प्रताप कह रहे हैं थर्मो आपने बड़ा अच्छा पढ़ा दिया, बहुत बढ़िया। सर जी ये बताइए कि डाउट कैसे पूछे। हाँ यार बात तो तुम्हारी सही। सर कल रात को कोई डॉट नहीं आया, सब होमवर्क के सवाल हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 दिन से फीवर है, 2 लेक्चर्स का बैकलॉग। अजहर सही हो जाओगे दोस्त। सब जी ऐसा चलता रहता है ना। तो थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखो, कोशिश करो, और सब लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें। जैसे अभी अजहर भाई जो हैं वो बीमार हो गए थे, तो 2-3 दिन का भी अगर आता है तो दिक्कत होती है। अब एमएसटी सर रोस्टेड यू, हमें ये नहीं समझ में आता हमें लोग रोस्ट क्यों करते हैं। जब हमने किसी को रोस्ट नहीं किया तो हमें क्यों रोस्ट करते हैं। ठीक है कोई बात नहीं है, जब बड़े लोग रोस्ट करते हैं तो इसका मतलब आदमी जो है धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। समझ रहे बात को, तो आदमी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो कभी कोई रोस्ट करता है, कभी कोई रोस्ट करता है। बहुत बढ़िया। वैसे सर बहुत ही हंसमुख इंसान है। ज्यादा उनसे मुलाकात तो मेरी नहीं हुई, लेकिन जितनी बार भी मैं उनसे मिला हूं बड़ा मजा आता है, और बड़े अच्छे सर है। और तुम लोग भी लग के सर का कहना मानो, खूब कोशिश करो, और जैसा कहें वैसा करो। तुम देखोगे तुम्हें बहुत फायदा होगा, क्योंकि टीचर्स के एक्सपीरियंस से ही सीखा जा सकता है। पढ़ाते तो हैं ही सब लोग, ऐसा तो है नहीं। और सर 11वीं 12वीं के सिलेबस में ऐसा कौन सा आप बहुत बड़ा वो कर देते हैं। आप समझ रहे बात को कि वो 11वीं 12वीं का सिलेबस है सर, सारे लोग पढ़ाते हैं। तो इसमें जो है टीचर के एक्सपीरियंस से भी कुछ कुछ चीजें आती हैं, और बच्चे को एक ट्रस्ट सा बनता है कि भाई एक्सपीरियंस आदमी है, कुछ कुछ सुना हुआ है, इसने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, बच्चों को जानता है। तो ऐसे में बात सुननी चाहिए। तो सर की बात बहुत ध्यान से सुना करो, ठीक। नो रोस्ट, कोई रोस्ट नहीं किया, शाबाश। आरजे सर ने रोस्ट किया था, अरे अरे छोड़ो यार, काम शुरू करते हैं। एक एकदम से वर्ड नजर आया, आइसो अर्जिक। आइसो अर्जिक, आइसो अर्जिक का मतलब है जिसमें एनर्जी सेम हो, इंटरनल एनर्जी सेम। ये ऐसा एक वर्ड यूज करते, वैसे मैंने कॉमन वर्ड नहीं देखा, मुझे याद है मैंने एक सवाल में कहीं डाला था ये आइसो अर्जिक। तो ये इस चीज को तुम सिर्फ याद कर सकते हो, हम मुझे नहीं लगता जेई इसको वर्ड को यूज करेगा। आइसो आइजेंट्रोपिक तो हमने सुना है, एक आध जगहों पर आइजेंट्रोपिक लिखा हुआ मिलता है जहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे जब हम सेकंड लॉ की बात करेंगे। लेकिन जो आइसोअर्जिक प्रोसेस है ये रेयर वर्ड है, एक बड़ा रेयर वर्ड है। लेकिन मैंने इसलिए डाल दिया था कि कभी हमसे हमारे एग्जाम में पूछा जाए तो कहीं ऐसा ना हो मुंह बना के खड़े हुए हैं यार ये होता क्या है। तो हमने इसलिए डाला था आइसोअर्जिक प्रोसेस मींस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। आइसोथर्मल की बात कर रहा, तो आइसोअर्जिक प्रोसेस की बात करें अगर, तो इससे आप आइसोथर्मल का नाम ले लिया करिए। समझ, इसको आइसोथर्मल का नाम ले लिया करिए। आइसोटोनिक, अब बताइए नए नए नाम ले रहे हैं। अब ये कोई और बैच चालू हो गया क्या? ये आइसोटोनिक, आइसोबारिक, आइसोडाइफर्स, ये सब तो हमने अर्जुना बैच में पढ़ाए थे, जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं। ये तो उनकी बातें हो रही है, ये लग रहा कोई और बैच शुरू हो गया। भाई ये कोई और बैच लगा दिया क्या? ये बच्चे इस लेवल के लग ही नहीं रहे। अरे तुम लोग का कौन सा चैप्टर चल रहा है भाई? सर आपकी इजी बुक बहुत ही हेल्प कर रही है, बहुत हेल्प करने के लिए बनाई गई थी, तुम खरीद रहे हो, हमें बहुत हेल्प हो रही है। हम सोच रहे हैं बहुत खूब खूब खरीदो, खूब खरीदो, समझो बात को। अच्छा हाँ, एक चीज और बतानी थी, इंपॉर्टेंट ये है कि जेई की एक एडवांस की बुक पीडब्ल्यू स्टोर पर आपको मिलेगी। इसमें 48 साल के एडवांस के सवाल है ना, ये 48 ईयर्स के एडवांस के सवाल है। तो मेरे हिसाब से अगर एडवांस के लिए भी कुछ कुछ सवालों की अभी से प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, हालांकि क्लास में भी कराए जाते हैं, आप थोड़ा बहुत कर भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि लेवल बहुत अलग होता है एडवांस का भी, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ कुछ सवाल अगर आप चाहें तो एडवांस के इस 48 ईयर्स की बुक से पीडब्ल्यू स्टोर पर अवेलेबल है, आप इससे कर सकते हैं, आप इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये अच्छा है, पुराने कई सालों के सवाल चैप्टर वाइज मिल जाएंगे आपको, तो आपको थोड़ा सा और फायदा होगा अपनी तैयारी में। तो ये, लेकिन ये सब बच्चों के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, हम इसमें कोई फोर्स नहीं करेंगे आपको। अगर आपको लगता है कि हमें तैयारी यहां तक हो चुकी है, हमें एक लेवल और जाना है, तो आप ऐसे में पीवाईक्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छी पीवाईक्यू की किताब होगी जिसमें आपको सॉल्यूशंस के साथ सब कुछ मिलेगा और चैप्टर वाइज डिस्कशन मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात जो करनी थी, वो है कि मुझे ज्यादा फायदा नहीं, हाँ ऐड नहीं कर रहा है यार, समझो बात को। पीडब्ल्यू का स्टोर का ही किताब है, मतलब सोचो कि स्टोर पे कुछ पड़ा हुआ है
और तुम्हें पता ही ना चला, तो फिर फायदा क्या हुआ? मतलब ये स्टोर पे डाला गया है, ऑब्वियसली हर चीज के पीछे मॉनिटरी गेन तो होता ही होगा ना यार। मतलब अब ये तो यार हम इतने पढ़े लिखे और इतने बड़े हो चुके हैं कि इन सब चीजों को हमें एक 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 खुली नजर से देखना चाहिए। अब जैसे मैं अगर अपनी भी किसी बुक की बात कर रहा हूं तो मुझे खुली नजर से इस बात को देखना चाहिए कि अगर किताब बिकेगी तो सर को भी कुछ पैसा मिलता होगा। आप मेरी बात समझ रहे? तो ये कोई ऐसा तो है नहीं सर सर आप गलत काम कर रहे हैं सर, आपको पैसा नहीं मिलना चाहिए। अरे भाई समझो बात को, ये एक 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 लेकिन उससे आपको क्या मिल रहा है ये देखना है बस। आप समझ रहे? तो ये बुक जो है मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं। पहली बात, मुझको ये बताया गया था कि पीडब्ल्यू ने ये काम किया है जिसमें 48 ईयर्स की बुक हमारे पास आ गई है चैप्टर वाइज, पीवाईक्यूज की, एडवांस की। समझ रहे हैं? तो मुझको एक तो ये बताया गया, तो मुझे ये लगा कि भाई ये तो अच्छी बात है, बच्चों को ये इन्फॉर्म होना चाहिए। मान लीजिए बच्चे को पता ही ना चला, वो ऐसे मुंह बनाए सर कौन सी किताब लगा लें, क्या कर लें क्या ना करें, तो ऐसे में मैंने आपको ये इन्फॉर्म किया है कि अगर आपका दिल करे तो आप ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए काम शुरू करते हैं। कहां पर थे भाई? चलिए, कॉस्ट का आइडिया आपको पीडब्ल्यू स्टोर से पता चल जाएगा बेटा, है ना? तो चलिए हम इस बात को शुरू करते हैं। चैट ऑफ कर देते हैं, तुम्हारी चैट बड़ी नालायक पने की चल रही है। काम की बात शुरू करते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, जरा सा कलम ले लिया जाए। बढ़िया, ये देखिए कलम सेट हो गया है। अब आते हैं काम की बात पर। हाँ चलिए, तो लास्ट क्लास में जो हमारा डिस्कशन था मुझे याद आ रहा है, हम आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे, बड़ा डिटेल में डिस्कशन हुआ था और ये निकल के आया था कि अगर हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो वर्क डन कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो वर्क डन कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। कुछ सवाल थे, एक आध सवाल मैं और उठा लेता हूं। साथ ही साथ ये भी बताया गया था भाई साहब, अगर कोई प्रोसेस आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, एक्सपेंशन है या कॉन्ट्रैक्शन है, तो गैस जब कार्य करती है तो वर्क ज्यादा कहां होता है, गैस जब कॉन्ट्रैक्शन में आती है तो वर्क डन ज्यादा कहां होता है। तो हमने ये डिसाइड किया था कि अगर एक्सपेंशन का केस बनता है तो ऐसे में बिल्कुल क्लियर है, अगर एक्सपेंशन का केस बनता है तो वर्क डन जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस का ज्यादा और इरिवर्सिबल प्रोसेस का कम देखने को मिलता है। और जब कॉन्ट्रैक्शन का केस बनता है तो वर्क तब ज्यादा होता है जब आप इरिवर्सिबल प्रोसेस से गैस को दबाएं, यानी इरिवर्सिबली गैस को दबाने में ज्यादा कार्य करना पड़ता है एज कंपेयर टू रिवर्सिबल। व्हाई? क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में जब आप गैस को दबाते हैं तो एक बहुत ज्यादा प्रेशर से दबाते हैं ताकि झटके से गैस दबे। मेरी बात समझ रहे हैं? और रिवर्सिबल प्रोसेस में टिक 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 टिक, समझ रहे बात को? तो ऐसे में वर्क ओवरऑल कम देखने को मिलता है। एक सोच थी। दूसरी सोच क्या थी? मैंने ग्राफिकली भी आपको यह समझाने की कोशिश की थी कि वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस में या इरिवर्सिबल प्रोसेस में कब ज्यादा कब कम होता है। हमने ग्राफ से इसको समझने की कोशिश की थी। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को यह बात समझ में आ गई थी। ये जल्दी से एक छोटा सा पोल करने जा रहा हूं, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई थी, यस और नो? जल्दी से बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारी क्लास में हम पोल नहीं करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि पोल क्या करो साला, तुम पोल ही नहीं करते हो। ये लीजिए स्टार्ट, सिर्फ यस और नो का पोल है भाई। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई थी? जल्दी से बता दो, क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? क्लियर है ये? शाबाश, जल्दी बताओ भाई, जल्दी आगे बढ़ना है। क्लियर है ये? एक आदमी नो लिख रहा है। यार हम कहीं कहीं ऐसा ना हो यार कि टीवी में घुस के पिटाई करना शुरू कर दें। एक तो मारते बहुत हैं हम, पटक पटक के, समझ, उठा उठा के पटकते हैं। तो ऐसे में यार नो लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जो लोग नो लिख रहे हैं वो अभी भी सुधर जाए, क्योंकि बेकार में खून खराबा होगा, उसका कोई फायदा नहीं। 94% बहुत भैया, थैंक यू, इससे ज्यादा में चाहिए नहीं। समझ बात को? 4-5% तो ऐसे ही आ जाते हैं, सुबह सुबह उठा जरा भाई क्या हो रहा है, टीवी में जरा देखते, अरे ये क्या प्रयास कौन सा बैच है, अच्छा अरे हमने खरीदा था, अच्छा देखे क्या चल रहा है। किस किस को ये बातें समझ में आई? कौन सी बातों की बात कर रहे हैं सर? है नो। ये 50% तो नो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि उन्होंने बैच ले रखा है। समझ बात को? तो खैर, तो इसका मतलब ज्यादातर बच्चों को ये बात समझ में आ गई है। काम की बात शुरू करते हैं। कल कुछ सवाल भी करने के लिए दिए गए थे, मुझे लगता है कि तुम्हें खुद से ऐसा, मैं कुछ एडवांस के सवाल भी दूंगा तुम्हें, अच्छे लेवल वाले। पता नहीं मैंने दिए कि नहीं दिए, अगर दिए तो उनको भी सॉल्व करके तुम्हें दिया जाएगा, उनके भी सोल्यूशन तुम्हें दिए जाएंगे। तुम जो ध्यान से देखना जरा, एक दो सवाल जो आसान वाले सवाल है मैं जरा उनको तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूं। एक ये सवाल है जिसके बारे में हमारी बात हुई थी पहले, बहुत सीधा सा सवाल है, आसान सा सवाल। क्या करने के लिए कहा गया है सर? इसमें आपने बिल्कुल साफ बात बोली है कि 5 मोल है गैस के, अंडरगो रिवर्सिबल कंप्रेशन टिल द टेम्परेचर बिकम्स 200 केल्विन, यानी 100 केल्विन से 200 केल्विन आपका टेम्परेचर पहुंच चुका है। सीवी आपको दे रखा।
तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे डेल्टा यू निकालना है तो एनसीवीडीटी से निकाला जा सकता है। अगर आपको डेल्टा यू निकालना है तो एनसीवीडीटी से निकाला जा सकता है। तो सर इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं समझ में आ रही है। अगर मुझे डेल्टा यू चाहिए तो इट इज एनसीवी डेल्टा टी, याद है तुम लोग को। और एन की वैल्यू अगर आपने 5 दे रखी है, सीवी की वैल्यू आपने ऑलरेडी 28 दे रखी है, और डेल्टा टी की वैल्यू 200 और 100 यानी 100 दे रखी है। तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने ये काम कर लिया होगा, जो जाग कर ये काम करते हैं, उनको समझ में आ गया होगा कि सर ये 14 किलो जूल निकल के आएगा। यानी डेल्टा यू जो है वो 14 किलो जूल, समझ रहे बात को, ये जूल आएगा, मैंने किलो में लिख दिया डायरेक्ट 14 किलो जूल। ठीक, ये जूल आएगा ना यार, गजब लल्लू आदमी हो, इतने पढ़े लिखे तो होगे, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 14,000 जूल आएगा, 14,000, समझ रहे हो, क्योंकि सीवी की यूनिट में जूल चल रहा है, तो जूल चल रहा है तो आंसर जूल में आएगा। मैंने किलो में लिख दिया डायरेक्ट 1000 से डिवाइड करके, सो आंसर इज 14 किलो जूल। चलिए ठीक है सर, इसका मतलब ये हुआ सर मुझे एक आंसर तो गलत दिखाई देता है और वो सी ऑप्शन है। सर सी ऑप्शन गलत। अब क्या बचा सर, मुझे डेल्टा एच भी निकालना है, डेल्टा पीवी भी निकालना है। मैंने कहा छोड़ो ना यार, डेल्टा एच निकाल के डेल्टा पीवी तो ऐसे निकल आएगा, तो चलिए सर डेल्टा एच और निकाल लेते हैं। जब आप डेल्टा एच की वैल्यू निकालेंगे तो वो एनसीपी डेल्टा टी के बराबर होती है। अरे सर क्या बात कर दी आपने, यही वो दो खूबसूरत बातें, यही वो दो खूबसूरत बातें, इररिस्पेक्टिव आप किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं सर, आप कहा जो भी प्रोसेस हो मुझे इससे मतलब नहीं सर। डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी से निकाला जाता है और डेल्टा एच एनसीवी डीटी से निकाला जाता है, बिल्कुल क्लियर है सर। हां ये जरूर ध्यान रखिएगा सर कि डीटी के जीरो होने से ये दोनों जीरो हो सर, ये जरूरी नहीं सर। दीज आर दी फॉर्मूलाज जो अप्लाई कब किए जाते हैं, जब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन चेंज ना हो। सर गैस की बातें चल रही है सर, क्या आइडियल गैसेस में ड्रामे होते हैं सर, आइडियल गैसेस में कुछ नहीं होता सर। इसका मतलब ये हुआ डेल्टा यू की वैल्यू एनसीवी डेल्टा टी से और डेल्टा एच की वैल्यू एनसीपी डेल्टा टी से निकाली जा सकती है। ये बाकायदा फॉर्मूला तुम्हें लिखवाए गए। ठीक, तुमने लिखा भी था कि सीपी की वैल्यू डीएच बाई डीटी से या सीपी की वैल्यू डीएच अपॉन एन डीटी से निकाली जाती है, तो उससे डीएच की वैल्यू क्या आ जाती है, एनसीपी डीटी। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं, एन की वैल्यू 5। सर सीपी तो आपने दिया ही नहीं, अजीब घनचक्कर आदमी हो। अरे भाई सीपी दे रखा है, ये सीवी है, और आपने बताया था सीपी की वैल्यू जो है वो सीवी प्लस आर होती है, याद है। सीवी की वैल्यू 28 है सर, आर की वैल्यू 8 दे रखी है, ये मिला के 36 हो गया, बात खत्म हो गई सर। इसका मतलब ये हुआ सीपी हमारा 36 हो गया और डेल्टा टी हमारा अब भी 200 माइनस 100 है सर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है ये 18 किलो जूल आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इट विल बी 18 किलो जूल, याद है, समझ में आ रही है बात सर। इससे अगर आप ये वाली इक्वेशन यूज करें, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, सर याद है तुम्हें ये एक जनरल इक्वेशन हमने बनाई थी, तो ऐसे में आप डेल्टा पीवी की वैल्यू निकाल सकते हैं सर। ये आपका 18 है, सो डेल्टा पीवी इज इक्वल टू 18 माइनस 14 एंड दैट इज 4 किलो जूल। सो द आंसर शुड बी ए। क्लियर है? अच्छा सवाल था, जेई ने पूछा है, 2019 के सवाल अच्छे माने जाते थे। हम बताएं, जेई ने ऐसे भी सवाल पूछे जिसमें सिर्फ इतना ही हिस्सा पूछा गया, सीवी दे रखा है, डेल्टा टी दे रखा है, एन दे रखा है, डेल्टा यू निकालो, सीवी दे रखा, सीपी दे रखा है, डेल्टा दे रखा है, वगैरह वगैरह। यानी सिर्फ ये सवाल भी पूछे गए। ये इसलिए अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें दो चीज मिला दी उन्होंने, भाई ये भी निकालो, ये भी निकालो और उसके बाद डेल्टा पी भी निकालो। लेकिन मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था, ये डेल्टा एच डेल्टा यू का जो रिलेशन है, इस पर सवाल जेई बहुत पूछता है। तुम लिख के ले लो, तुम्हारे आने वाले एग्जाम में, मेंस के पेपर में, इस डेल्टा एच डेल्टा यू पर सवाल वो पक्का पूछेगा। और मैंने तुम्हें 3 बातें बता रखी हैं। अगर डेल्टा एच डेल्टा यू के रिलेशन लिखने हैं तो एक रिलेशन है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, एक रिलेशन है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, वो किसी केमिकल रिएक्शंस में देखने को मिलेगा, और तीसरा है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, एंड दैट इज हम यहां पर यूज कर रहे हैं। क्लियर है? सबको ये बात समझ में आ रही? चलिए सर एक आध सवाल और कर लेते हैं। मान लीजिए ये 2019 का पेपर एक अच्छा पेपर था और 2019 में थर्मोडायनेमिक्स के ठीक सवाल बनाए गए थे। तो जो लोग हल्की फुल्की तैयारी के साथ गए थे उनको थोड़ी सी तकलीफ तो इस पेपर में थोड़ी बहुत तकलीफ तो देखने को मिली होगी। ये सवाल भी एक अच्छा सवाल था। इस सवाल को भी अगर आप ध्यान से देखें तो क्या करवाया जा रहा है इसमें देखते हैं। एक आइडियल गैस है, आइसोथर्मल कंप्रेशन कर रहे हैं आप, यानी आप उसको दबा रहे हैं। तो ऑब्वियस है जब आप उसको दबाएंगे तो वर्क करेंगे, लेकिन वर्क करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन मामला तो आइसोअर्जिक है, दैट इज आइसोथर्मल है। तो अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वो सिस्टम क्या बोलेगा, क्या बदतमीजी है भाई, तुम हमें दबा रहे हो, हमारे अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है भैया, आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ नहीं सकता। तो हम क्या बोलेंगे, गजब घनचक्कर आदमी हो, अबे जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट को बाहर निकाल दो, यानी जितना मैं काम करूंगा तुम उतना बाहर फेंक देना।
ताकि तुम्हारी इंटरनल एनर्जी चेंज ना हो। अगर तुम्हारी इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा दोस्त। इसका मतलब यह हुआ वर्क जितना तुम करते हो उतनी हीट सिस्टम बाहर निकाल देता है। सर मुझे पता है सर, आइसोथर्मल में डेल्टा यू 0 होता है, इसलिए क्यू और डब्ल्यू के बीच में मैग्नीट्यूड वाइज बातें सेम होती हैं, सिर्फ साइन का फर्क होता है। काम मैं करूंगा पॉजिटिव होगा, हीट सिस्टम निकालेगा नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ सर, जो भी वर्क डन हो रहा है उसके इस कंप्रेशन से मैं इस वर्क डन के बारे में बात कर सकता हूं। और ये जो वर्क डन है सर, ये वर्क डन जो है यही हीट में ट्रांसफर हो जाएगा सर। यही वर्क डन सिस्टम बाहर फेंक देगा सर। वो कह रहा है कि अच्छा, तो फिर जो हीट बाहर निकल के आई, उस हीट से अगर मैं एल्युमिनियम का टेम्परेचर बढ़ाना चाहूं तो एल्युमिनियम का टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा? हमने कहा तुमने कल पानी का टेम्परेचर बढ़ाया था सर, जिसका आंसर 290.8 आया था। आज तुम एल्युमिनियम का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो सर। जैसे वहां जो हीट निकल के आई थी उसको एमएस डेल्टा टी से इक्वेट कर दिया था, वैसे ही आज जो हीट निकल के आएगी उसको भी एमएस डेल्टा टी से इक्वेट कर देंगे। अरे छोड़ो सर, कल पानी था आज एल्युमिनियम है, बस इतना ही फर्क। क्लियर है? इसका मतलब यह हुआ कि जो भी हीट बाहर निकल के आएगी वो कितनी आएगी सर? दैट इज वर्क डन। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू जो है वो क्यू प्लस डब्ल्यू है, जिसमें डेल्टा यू 0 है, तो जो भी हीट निकल के आएगी वो माइनस डब्ल्यू के बराबर होगी। क्लियर है? तो हीट कितनी निकल के आएगी वो निकाल लेते हैं। चलिए सर एक बार वर्क डन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वर्क डन जो आएगा वो आता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी का इंटीग्रेशन। याद है? हाँ सर, ये वर्क डन। अब आप ये बताइए सर, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सर? आइसोथर्मल है, हाँ सर, दो फॉर्मूले मेरे पास। आइदर योर एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट और योर एक्सटर्नल प्रेशर इज वेरिएबल एंड इट इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। दैट प्रोसेस इज रिवर्सिबल। सर यहां आपने लिखा ही नहीं सर कौन सा प्रोसेस, लेकिन हमारा लल्लू समझता है क्या कि यार एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है सर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। खड़ा क्या समझे सर? ये तो इररिवर्सिबल है सर। इररिवर्सिबल और रिवर्सिबल में आपने यही तो दो खूबसूरत बातें बताई थी कि रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें एक्सटर्नल प्रेशर पी गैस के बराबर होता है और वो जो वेरिएबल होता है। और इररिवर्सिबल प्रोसेस में आपने बताया था कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो इंटरनल प्रेशर से बहुत अलग होता है। बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। बहुत ज्यादा इसलिए क्योंकि दबा रहा है, बहुत कम इसलिए क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। तो वो पी एक्सटर्नल एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और इंटरनल प्रेशर से बहुत ज्यादा या बहुत कम, दैट डिपेंड्स कि कंप्रेशन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ व्हेन पी एक्सटर्नल इज कांस्टेंट, irreversible, when p external is variable and equal to the pressure of the gas, reversible। अब देखो मैं कैसे समझाऊं, मतलब मेरी बातों को अगर तवज्जो देते हो तो मैं तो तुम्हें बहुत सार बताता हूं। सार समझते हो? बहुत अंग्रेजी लिखवा सकता था, बहुत अंग्रेजी बकवास कर सकता था, ऐसा होता रिवर्सिबल में, वैसा होता रिवर्सिबल। मैंने तुमको सिर्फ दो बातें बता रखी। आप छोड़िए, आपसे कुछ नहीं पूछ रहा रिवर्सिबल के बारे में, क्या होता क्या नहीं होता है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए रिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस में अंतर क्या है। रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जिस प्रेशर के अगेंस्ट गैस फैलती है या जिस प्रेशर की वजह से गैस दबती है वो प्रेशर गैस के प्रेशर के बराबर होता है और वो लगातार बदलता रहता है। या तो कागज लगातार रखे जाते हैं या कागज लगातार गिराए जाते हैं। इसलिए प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, लेकिन हो है किसके बराबर? इंटरनल गैस के बराबर। ठीक। इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है सर? इररिवर्सिबल में या तो आप एक साथ आधे कागज गिरा देते हैं या एक साथ आधे कागज रख देते हैं। तो सर अगर आप गिरा भी देंगे तो भी बचे हुए कागज तो फिक्स हो गए, प्रेशर कांस्टेंट रह गया, लेकिन वो इंटरनल से बहुत कम रह गया। और अगर आप बहुत सारे कागज एकदम से रख देंगे तो भी प्रेशर कांस्टेंट हो गया। अब बार बार नहीं रख रहे हैं, एक बार रख दिया आपने तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, और लेकिन वो इंटरनल से बहुत ज्यादा हो गया। यानी जब एक्सटर्नल प्रेशर जिसके अगेंस्ट गैस वर्क कर रही है या फिर वो एक्सटर्नल प्रेशर जो गैस को दबा रहा है वो इंटरनल प्रेशर से बहुत कम या बहुत ज्यादा है लेकिन कांस्टेंट है, वो प्रोसेस इररिवर्सिबल के नाम से जाना जाता है। सर यहां पर साफ समझ में आता है, 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर का सर प्रेशर आपने लगाया है सर, ये 4 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर का जो प्रेशर है सर ये कांस्टेंट वैल्यू है सर। नाउ दिस इज इररिवर्सिबल प्रोसेस, और इररिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल वैल्यू बाहर निकल आती है। सो द फॉर्मूला इज व्हाट सर? फॉर्मूला इज पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। क्लियर है? ये हमारा फॉर्मूला, यानी जो भी वर्क डन निकल के आएगा वो ये हो। और अगर वर्क डन इतना है तो हीट का पता चल जाएगा, इस हीट से टेम्परेचर चेंज कर देना एल्युमिनियम का, खत्म हो गया सवाल। यानी कि हमारा जो वर्क डन आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई? वर्क डन आ रहा है माइनस एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 4, और डेल्टा V की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 से 1, यानी V2 माइनस V1, 1 माइनस 5। सर ये 16 आ रहा है, 16 आ रहा है, 16 आ रहा है सर। 16 क्या 16 सर? ये सब न्यूटन पीटर वगैरह में चल रहा है सर, 16 जूल, सब ऐसा यूनिट में चल रहा है सर। न्यूटन मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर, सर ये जूल आ गया।
वर्क डन आ गया सर। ये वर्क क्या करेगा सर, ये वर्क जितनी आपने की है सर इतना ही हीट बाहर निकल के आएगी सर। और वो हीट क्या करेगी सर, वो हीट जो है एल्युमिनियम का टेंपरेचर बढ़ाएगी। यानी यही हीट जो आपने यूज की है 16 सर, दिस इज इक्वल टू क्यू, हमारी यही क्यू है। हम मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर रहे हैं, साइन को देखेंगे तो ये माइनस प्लस में आ जाएगा। मतलब ये W अगर हमारा 16 है तो Q की वैल्यू -16 हो जाएगी। व्हाट इज माइनस, माइनस का मतलब सिस्टम ने इतनी हीट निकाली, उस हीट से आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, एल्युमिनियम का टेंपरेचर बढ़ाने जा रहे हैं। तो यानी कि वो जो 16 हीट बाहर निकल के आती है वो ms डेल्टा T के बराबर होनी चाहिए। क्लियर है? तो चलिए सर वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। 1 मोल एल्युमिनियम है, इसका मतलब 27 ग्राम हो गया। स्पेसिफिक हीट क्या हमें दे रखी है सर, बिल्कुल दे रखी है। अरे मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है, तो एक काम करते हैं सर, सीधे सीधे मोल की बात करते हैं, इतना क्या ड्रामा करना है। यानी कि हम यहां पर ms डेल्टा T की जगह nc डेल्टा T का इस्तेमाल करते हैं। मोल्स कितने हैं सर, मोल से हमारे पास 5 नहीं, एक मोल है। और इस मोलर हीट कैपेसिटी कितनी दे रखी है 24, और डेल्टा टी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो दिस इज डेल्टा टी। सर साफ समझ में आता है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो डेल्टा टी निकल के आएगा सर, वो डेल्टा टी 16/24 आ जाएगा सर, 16/24, दैट इज 2/3 केल्विन। यानी टेम्परेचर में 2/3 केल्विन का फर्क दिखाई देगा। कुछ लोग कहते हैं सर ये बताइए ये जो सी आप यूज कर रहे हैं ये कौन सा सी है, सीपी है या सीवी है। तो देखो ऑब्वियस है सर, कभी भी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कुछ बात आएगी, सर एल्युमिनियम रखा है, आप उसका टेंपरेचर बढ़ा रहे हैं, तो ये नॉर्मली सीपी ही होता है। लेकिन मुझे इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सर जो हीट कैपेसिटी आपने दे रखी है वो उसकी मोलर हीट कैपेसिटी, एक सॉलिड की मोलर हीट कैपेसिटी, यानी उसके 1 मोल का टेंपरेचर बढ़ाना है। तो जो भी आपने दे रखा है मैं उसको सीधे एनसी डेल्टा टी से इक्वेट कर दूंगा, जिस तरह से एमएस डेल्टा टी से इक्वेट किया जाता है। हमने पानी वाले सवाल में हमें मास दे रखा था और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी थी, तो हमने एमएस डेल्टा टी। तुम्हें फॉर्मूले याद है कि नहीं यार? क्या फॉर्मूले थे जरा जल्दी से बता दो सर। एक फॉर्मूला था कि अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये था dq अपॉन एम dt। क्लियर है? तो dq की वैल्यू किसके बराबर आ गई थी, ms dt। अगर s कांस्टेंट है तो dq की जगह इंटीग्रेशन करके q बन जाता था, और q बनने के बाद ms dt की जगह क्या बन जाता था, t2 माइनस t1। ये हमारा फॉर्मूला था सर, दिस इज t2 एंड दिस इज t1, ये हमारा फॉर्मूला था। तो हमने ये फॉर्मूला याद किया था जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। दिस इज फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब अगर मैं मोलर हीट कैपेसिटी की बात करता हूं तो क्या होगा? अगर आप मोलर हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो बिल्कुल सेम यही आपने बताया था। क्या मोलर हीट कैपेसिटी को सी से डिफाइन किया गया था, एंड इट वाज dq अपॉन ndt। कुछ याद आ रहा है? dq अपॉन ndt, dq अपॉन ndt। इससे dq की वैल्यू क्या निकल के आई थी, NCDT। इसको अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा सर, जब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा NC T2 माइनस T1। ये T1 है, ये T2 है सर। ये आपका फॉर्मूला था। यानी कहने का मतलब ये हुआ सर, मेरा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपने मोलर हीट कैपेसिटी प्रोवाइड कर रखी है तो मैं मोलर हीट कैपेसिटी को मोल से मल्टीप्लाई करके टेंपरेचर चेंज से मल्टीप्लाई करके हीट का अमाउंट निकाल सकता हूं। और अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देते हैं तो मुझे मास चाहिए होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर ग्राम होती है तो आपको मास से मल्टीप्लाई करना है, मोलर हीट कैपेसिटी पर मोल होती है तो आपको मोल से मल्टीप्लाई करना है। सेम ही बात, इस सवाल में आपको मोल्स दे रखे थे और आपको मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी थी, तो मैंने एमएस डीटी की जगह एनसी डेल्टा टी यूज कर लिया, और उस एनसी डेल्टा टी से जो भी टेंपरेचर में चेंज आया वो कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? समझ में आ गया? बिल्कुल आसान था। चलिए सर और एक आध सवाल देख लेते हैं, करने तुम्हें खुद ही है। ये वो सवाल था जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था। ये सवाल जेई ने एडवांस लेवल पर काफी पहले पूछा था। जब पूछा था तो लोगों ने, सबने इस सवाल को इसलिए वो नहीं कर पाए थे क्योंकि उनको ये लग रहा था कि यहां पर 2 टेंपरेचर दे रखे, और वो गधे याद करके कौन सा फॉर्मूला गए थे सर, वो गधे वो वाला फॉर्मूला याद करके गए थे जिसमें बताया गया था डेल्टा एच और डेल्टा यू का जो रिलेशन है वो ये डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, वो तो ये रिलेशन याद करके गए थे। अब इस रिलेशन में डेल्टा यू तो चलो ठीक है समझ में आता, डेल्टा पी डेल्टा वी क्या रखोगे भाई? पी डेल्टा वी में वॉल्यूम का चेंज चलो रख दिया, 3 रख दिया, उधर 5 रख दिया, तो डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक सर, पी क्या रखेंगे? एक जगह पी की वैल्यू 2 एटीएम है, एक जगह पी की वैल्यू 4 एटीएम है, आप पी की वैल्यू क्या रखेंगे? तो इसलिए बच्चे बड़ा परेशान थे, और मैंने तुम्हें बताया था कि जब प्रेशर भी चेंज कर रहा हो तो मुझे इस इक्वेशन से लेना देना नहीं। मुझे किस इक्वेशन से लेना देना है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी, मुझे इस इक्वेशन से लेना देना। तो अगर आपको डेल्टा एच निकालना है तो डेल्टा यू जो आपको 30 लीटर एटीएम दे रखा है, इसमें आप
डेल्टा पीवी ऐड कर दीजिए। डेल्टा पीवी का मतलब क्या होता है? P2V2 माइनस P1V1, P2V2 माइनस P1V1। अगर आप ये वैल्यू रखते हैं तो क्या आ जाएगा? 30 प्लस P2V2, P2V2 कितना है सर? 5 इंटू 4 20, P1V1 3 दूनी 6। सर ये कुल मिला के 44 आ रहा है सर, 44 लीटर एटीएम। तो अगर लीटर एटीएम में ही आंसर चाहिए तो हम उसको टिक कर दें। क्लियर है? समझ में आया? तो मुझे इस चीज का ध्यान रखना था कि मुझे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। जल्दी बता दो, जरा चैट खोलना है। यहां तक समझ में आ गया भाई? यहां तक समझ में आ गया सबके? बोलो सर, चाय का इंतजार नहीं यार। चाय वाय कहाँ यार, यहां तुम्हें पता ही ना, ये दूसरी जगह है यार, यहाँ चाय वाय नहीं मिलती भाई। सर फाइनली सब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, सारे क्वेश्चन बन गए थे, बहुत अच्छा। ये डीपी में था, कर लिया था, बहुत बढ़िया, शाबाश हर्षित, बहुत बढ़िया बेटा। सर क्वेश्चन 3 थे। एक आध सवाल हमने जानबूझ के अभी लिए नहीं है। एक नाइट्रस ऑक्साइड वाला इंटू 2.2, अरे माथा फोड़ो। अब हिंट भी मिल रही है सर, वॉल्यूम का चेंज दे रखा है सर, उससे कुछ डेल्टा यू डेल्टा ओ कुछ करेंगे सर, कुछ करेंगे सर, अभी रहने दीजिए सर, अभी मत बताइए। पी डेल्टा वी करके वर्क डन निकाला जा सकता है, आप समझ रहे बात को? किया जा सकता है, एक बार करना, कोशिश करना, ठीक है ना? चलिए सर, कसम से मजा भी आ गया कुछ लोगों को। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कुछ सवाल ये नहीं, अभी मैं नहीं दिखाऊंगा। कुछ सवाल थे यार, करना है ना? और सवाल हैं करने के लिए दिए गए थे, इनको भी करना है ना? तो आसान सवाल थे, काम की बात शुरू करते हैं। सर अब मैं बात शुरू करना चाहता हूं एडियाबेटिक प्रोसेस की। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हो रहा है सर? ये लिख के इसलिए लाए क्योंकि बहुत सीधा था, काम की बात अभी लिखेंगे, हम खुद ही लिखेंगे, ठीक? क्या है एडियाबेटिक प्रोसेस? सर एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वॉल्स है मेरी सिस्टम की, वो इंसुलेटेड है सर, आइसोलेटेड वॉल्स है सर। हीट का एक्सचेंज इज नॉट अलाउड। तो यानी अल्टीमेटली एक चीज तो क्लियर हो गई कि सर अगर आप एडियाबेटिक की बात करते हैं तो वॉल शुड बी एडियाबेटिक। वॉल शुड बी एडियाबेटिक मींस वॉल शुड बी आइसोलेटेड। आप जो डायथर्मिक नहीं होनी चाहिए, याद है डायथर्मिक? डायथर्मिक में के केस में क्या था सर? हीट का लेन देन अलाउड था सर, यहां हीट का लेन देन अलाउड नहीं है। खाना नहीं खा सकते ना निकाल सकते, खाना नहीं खाएंगे। हमने कहा लो, जब खाना ही नहीं खाएंगे तो क्या काम कर सकते हैं? उसने कहा नहीं, दुनिया भर के लोग हैं जो बिना खाए बेचारे काम कर लेते हैं। तो सर आप सुबह जैसे आप खाना नहीं खा के आए या नाश्ता नहीं करके आए तो क्या आप क्लास नहीं लेंगे? क्लास लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? अब वो अलग बात है कि सर जब क्लास लेंगे तो थोड़ी सी एनर्जी, इसका क्या मतलब हुआ सर? काम कर रहे हैं, खाना नहीं खाएंगे तो आपको अपनी एनर्जी घटानी पड़ेगी ना सर। अपनी एनर्जी घटाएंगे तो ही तो वर्क कर पाएंगे। यानी जो भी वर्क हो रहा है वो अपनी इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पर हो रहा है। हीट का एक्सचेंज अलाउड नहीं है, बट वर्क डन अगर हो रहा है या आपके ऊपर वर्क किया जा रहा है तो वो सीधे इंटरनल एनर्जी को अफेक्ट करेगा, क्योंकि ना हीट ली जाएगी ना हीट निकाली जाएगी। क्लियर है? यानी एक चीज तो क्लियर हो गया, अगर आपने सिस्टम पर वर्क किया तो वो वर्क सारा का सारा वो सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे आइसोथर्मल में था, आपने वर्क किया, उसने बाहर फेंक दिया, किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि वो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो बढ़ गई तो टेंपरेचर चेंज हो जाएगा, टेंपरेचर चेंज हो गया तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं रहेगा। ये एडियाबेटिक। एडियाबेटिक क्या कह रहा है भैया? देखो ऐसा है, हम हीट नहीं निकाल सकते। अगर हम हीट नहीं निकाल सकते तो तुम्हें अगर हमारे ऊपर काम करना है, तुमने पिस्टन को ऊपर से दबाया, तो अगर आप पिस्टन को ऊपर से दबाते हैं तो वो सारी एनर्जी हम अपने अंदर स्टोर कर लेंगे। वर्क के बराबर की जो एनर्जी है, वर्क इज, याद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो भी वर्क हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी में। सर हीट बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि दीवारें इंसुलेटेड। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ सर, अगर वर्क आप करते हैं किसी सिस्टम पर तो जितना भी वर्क आपने किया वो सीधे के सीधे उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा और उसके टेंपरेचर को भी इंक्रीज कर देगा। यानी अगर वर्क सिस्टम पर हुआ तो इट विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द फाइनल टेंपरेचर विल बी ग्रेटर देन इनिशियल टेंपरेचर। क्लियर? लेकिन अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ तो ऐसे में उस गरीब आदमी ने बिना खाए काम किया है, और अगर वो बिना खाए काम करता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी गिर जाएगी, डेल्टा यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी और उसका टेंपरेचर भी गिर जाएगा। तो जो फाइनल टेंपरेचर T2 होगा वो T1 से कम होगा। क्लियर है? ये एक आइडिया तुम्हें, खूबसूरत आइडिया लग गया एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में, कि एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट का एक्सचेंज मना किया गया। ठीक, अच्छा सर अब मान लीजिए कोई प्रोसेस एडियाबेटिक है और आप खुद ही कह रहे हैं कि वर्क वगैरह में कोई मनाही नहीं है, आप वर्क करना चाहे कर सकते हैं। तो मैंने कहा भाई अगर मैं वर्क करना चाहता हूं तो चलिए वर्क करके देख लेते हैं। तो मैंने कहा कि भाई किसी गैस को दबाने की कोशिश करी जा रही है या किसी गैस को उठाने की कोशिश की जा रही, तो दोनों प्रोसेस, यानी आइदर वर्क इज डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो कोई भी केस ले लेते हैं, मान लीजिए वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो सर सिस्टम वर्क कर रहा,
अब सिस्टम वर्क कर रहा है तो सर इसके पास फिर वही दो तीन रास्ते हैं, दो तीन मतलब बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हम सिर्फ दो ही रास्तों की बात करेंगे, एक खट 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 और एक खड़ा। समझ लो बात को। तो उसने कहा कि भाई आपका जो दिल करे आप अपने हिसाब से कर लीजिए, आपका जैसा मन करे। तो हमने कहा कि चलिए एक काम करते हैं, पहले रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं या पहले इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं। तो मैंने कहा देखो बातें तो दोनों ही करनी है। आप मुझे ये बताइए कि जब तुम आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ रहे थे तो गैस की स्टेट्स को आपस में कैसे लिंक कर रहे थे? मैंने कहा मतलब कह रहा है कि गैस का इनिशियल प्रेशर P1 था, इनिशियल वॉल्यूम V1 था, इनिशियल टेम्परेचर T था, बाद में प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, टेम्परेचर T था, आइसोथर्मल है। तो आपने P1 V1 P2 V2 को आपस में कैसे लिंक किया? तो मैंने कहा आइसोथर्मल प्रोसेस है, P1 V1 बराबर P2 V2 था। तो मैंने कहा फिर यहां पर भी P1 V1 बराबर P2 V2 होगा। कह रहा नहीं, ये आइसोथर्मल नहीं है, आप P1 V1 बराबर P2 V2 नहीं बोल सकते। तो मैंने कहा यार ये बताओ, इस तरह से अगर कोई गैस एक्सपैंड कर रही है या कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उसके स्टेट्स को आपस में लिंक या ज्वाइन करने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? क्या पीवी इज इक्वल टू आप P2 P1 V1 बराबर P2 V2 इस्तेमाल कर सकते हो? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैंने कहा अगर मैं P1 V1 बराबर P2 V2 इस्तेमाल नहीं कर सकता तो फिर मुझे कम से कम कोई इन दो स्टेट्स को ज्वाइन करने के लिए जो इक्वेशन यूज हो रही है, कम से कम वो इक्वेशन ही डिराइव करके दिखाओ, वो इक्वेशन तो बताओ जो आइडियाबेटिकली दो स्टेट्स को ज्वाइन करती। तो मैंने कहा कि देखिए काम करते हैं, हम ज्यादा अकल नहीं लगा पाएंगे, हम सिर्फ इतना समझ पा रहे हैं जितना आपने बोला। क्या समझ में आ रहा है हमें? हमें सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि मेरे पास एक एडियाबेटिक प्रोसेस है जिसमें डेल्टा यू जो है वो क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर था, और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली अगर डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू है तो क्यू की वैल्यू 0 है। सर एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में मुझे इतना पता है, और अगर ऐसा आपको पता है तो सर मुझे यह भी समझ में आता है कि जो हमारा डी की वैल्यू है वो एक्चुअली डी डब्ल्यू के बराबर होगी। क्लियर है? तो डी किसके बराबर होगा सर? डी तो हमेशा एनसी डेल्टा वी के बराबर, डेल्टा टी के बराबर होता है। डी तो हमेशा एनसीवी डी के बराबर होता है, और वर्क डन हमेशा पी एक्सटर्नल डीवी के बराबर होता है। यहां तक तो सही है सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये लिखते वक्त मैंने तुम्हें ये बताया कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है? कहीं कहीं कुछ ऐसा लिख रहा है तुम्हें कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बात चल रही है? नहीं सर, ये तो एक जनरल बात कर रही है सर। डी की वैल्यू एनसीवी डी होती है। सर क्या नया है? आपने पहले ही बताया था, ये तो हमें पहले से पता है भाई। और जो वर्क डन है वो माइनस पी एक्सटर्नल डीवी होता है, इसमें नया क्या है? तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब मैं लिखने जा रहा हूं एन सीवी डी टी इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल के लिए जगह लिखने जा रहा हूं माइनस पी गैस डीवी। अब कहीं ऐसा लग रहा है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है या इरिवर्सिबल की? हाँ सर, अब पता चल गया सर, क्योंकि आपने बताया था कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर गैस के प्रेशर के बराबर है तो ये प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस माना जाता है। तो दिस मींस दिस इज रिवर्सिबल, और अगर ये रिवर्सिबल है तो अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं। माई दिस इज पी गैस एंड पी गैस इज एन आर टी बाय वी डीवी। क्लियर? सो एनसीवी डी इज इक्वल टू माइनस एन आर टी बाई वी डीवी। सर इससे एन से एन तो कैंसिल हो रहा है, और इक्वेशन क्या बन रही है? इक्वेशन बन रही है एन सीवी डी में, ये इक्वेशन बन रही है सीवी dt बाई टी इज इक्वल टू माइनस आर, क्या क्या बचेगा? dv बाई वी, आर dv बाई वी। सर ये मेरी इक्वेशन, इस इक्वेशन को और तमीज से लिखूं तो क्या बन सकती है? सर ये इक्वेशन और तमीज से लिखी जाए तो ये बन जाएगी dt बाई टी इज इक्वल टू माइनस आर बाय सी वी dv बाई वी। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये आ जाएगा T1 से T2, ये आ जाएगा V1 से V2। थोड़ा तमीज से लिखें तो ये आ जाएगा ln T2 बाई T1 इज इक्वल टू माइनस आर बाय सी वी ln, बल्कि माइनस हटा ही देते ना यार, एक ही बार में माइनस हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा R बाई सी वी ln V2 बाई V1 की जगह V1 बाई V2, वो माइनस अंदर ले लिया। क्लियर है? सर इसको अगर और ध्यान से देखें तो मुझे यह समझ में आता है कि ये जो R बाई सीवी है वो क्या है। तो जरा समझना, सीपी माइनस सीवी की वैल्यू होती है R, और सीपी बाय सीवी जो है वो होता है गामा। याद है? ये रिलेशन याद है? सर इन दो रिलेशन से मैं R बाय सीवी की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे? सर देखिए, मैं सीपी की जगह
गामा सीवी रख देता हूं, तो ये हो जाएगा सीपी की जगह जब आप गामा सीवी रखेंगे तो ये आ जाएगा सीवी गामा -1 इज इक्वल टू आर। सो आर बाई सीवी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है गामा -1। समझ रहे बात को? आर बाई सीवी की जो वैल्यू है वो आ रही है गामा -1। तो मैंने आर बाई सीवी की जगह रख दिया गामा -1, तो ये आ जाएगा ln T2 बाई T1 इज इक्वल टू गामा -1 और अंदर आ गया ln V1 बाई V2, अंदर आ गया ln V1 बाई V2। अब अगर मैं और तमीज से लिखूं तो यह आ जाएगा T2 बाई T1, अपने आप समझना, इज इक्वल टू V1 बाई V2 रेस टू पावर गामा -1। और तमीज से लिखें तो यह आ जाएगा TV गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये है हमारी इक्वेशन सर, ये है वो इक्वेशन जो स्टेट्स को लिंक करती है अगर आप टेम्परेचर और वॉल्यूम को आपस में लिंक करना चाहें। आप समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सीधा है। आपको डेरिवेशन हालांकि बहुत सिंपल है, अब मैंने जबरदस्ती इतने सारे स्टेप्स खींच दिए, लेकिन मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आर बाई सीवी जो है वो गामा -1 होता है, वो इन दो इक्वेशंस को यूज करके निकाला जाता है। यहां पर सीपी की वैल्यू गामा सीवी हो जाएगी, उसको ऊपर पुट कर दो तो आर बाई सीवी की वैल्यू गामा -1 आ जाएगी। यानी यहां पर जब आप डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करके आप यहां तक पहुंचेंगे, यहां तक पहुंचने के बाद जब दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे तो T1 बाई T2 या T2 बाई T1 की वैल्यू V1 बाई V2 रेस टू पावर गामा -1 आएगी। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि टीवी गामा -1 हमारा कांस्टेंट है। T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1, दैट मींस टीवी गामा -1 इज कांस्टेंट। ये किसके लिए निकाली है सर? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। हर एडियाबैटिक के लिए एप्लीकेबल है ना, ये खास तौर पर एप्लीकेबल है जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो। सब लोग इस बात को समझें, और ये बहुत कम बच्चों को यह बात पता है कि अगर आप पी एक्सटर्नल से पी गैस चले गए, अगर आपने पी एक्सटर्नल को पी गैस लिख दिया तो आप समझ लीजिए आपने एक चीज तो एकदम फिक्स कर दी कि अब एडियाबैटिक तो है, ये तो ठीक है, लेकिन सर अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है सर। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है। सो दिस फॉर्मूला दैट इज टीवी गामा -1 इज कांस्टेंट, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एडियाबैटिक रिवर्सिबल पाथ। समझो बात, ये रिवर्सिबल पाथ होना जरूरी है, इररिवर्सिबल के लिए ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। समझ रहे हो? चलिए सर, एक और इक्वेशन यहीं से डिराइव करके आपको दिखाते हैं जो आपने सुनी होगी। आप सोच रहे होंगे यार हमारी वाली कब आएगी, तो तुम्हारी वाली भी आएगी, टाइम आने दो। तो यह आ जाएगा टीवी गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही था। तो सर एक काम करते हैं, टी की जगह प्रेशर रख सकते हैं क्या कहीं से? हाँ, टी को प्रेशर से रिलेट कर सकते हैं सर, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सर लेकिन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये सोच लीजिए सर, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा है, रिवर्सिबल। मैंने कहा खींच के थप्पड़ पड़ेगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का रिवर्सिबल और रिवर्सिबल से क्या लेना देना सर? ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है सर, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, प्रोसेस कैसी की तैसी सर। समझ बात को? तो यानी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में अगर आप टी की वैल्यू निकाले तो यह आ जाएगा पीवी बाय एनआर। क्लियर है? मैं यहां रख देता हूं टी की जगह, तो यह आ जाएगा पी वी अपॉन एन आर इंटू वी रेस टू पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है सर? इस एनआर को भी उधर ही भेज देते और यह आ जाएगा पीवी गामा इज इक्वल टू नया कांस्टेंट। क्लियर सर? ये हमारी वो इक्वेशन है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और आज कईयों की तो आंखें खुली होंगी कि सर पीवी गामा कांस्टेंट तो हम तो ये सोचते थे एडियाबैटिक के लिए होती है। हाँ, लेकिन सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। यानी अगर कोई गैस रिवर्सिबल पाथ फॉलो कर रही है तब आप पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट या टीवी गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर जगह आप ये बदतमीजी नहीं कर सकते। क्लियर है? अच्छा, इसी फॉर्मूले को किसी और तरह से भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन निकालना चाहता हूं तो वो भी निकल सकता है। वो कैसे निकलेगा सर? टेम्परेचर और प्रेशर का अगर आप रिलेशन निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाला जा सकता है। यहां पर V की जगह T लगा दीजिए तो यह आ जाएगा P, और V की जगह T अगर लगाते तो यह आ जाएगा NRT बाय P रेस टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी सही है सर। इससे थोड़ा सा और तमीज से लिख लेते हैं तो यह आ जाएगा P रेस टू पावर 1 माइनस गामा टी रेस टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सर ये और आ गया सर, यानी कुल मिला के मेरे पास ये तीन इक्वेशंस आ गई जो गैस की स्टेट्स को आपस में लिंक करती हैं अगर वो गैस एडियाबैटिक रिवर्सिबल पाथ फॉलो करती है। यानी अगर कोई गैस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही है और उसका पाथ रिवर्सिबल है, एडियाबैटिक, तो आप इन तीनों में से कोई भी इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीवी गामा कांस्टेंट है सर, पीवी गामा कांस्टेंट है, इसका मतलब P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। बिल्कुल क्लियर है? यानी इफ पीवी गामा कांस्टेंट दैट मींस व्हाट सर?
इफ पीवी गामा कांस्टेंट दैट मींस क्या चीज हमें पता चली, अगर पीवी गामा कांस्टेंट है मींस P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। बहुत बढ़िया सर। अगर P1 माइनस गामा T गामा कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, P1 1 माइनस गामा इंटू T1 गामा इज इक्वल टू P2 1 माइनस गामा इंटू T2 गामा। बहुत बढ़िया सर। और इसी तरह से अगर TV गामा कांस्टेंट है तो इससे क्या पता चला, T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि मेरे लिए ये इक्वेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये अप्लाई सिर्फ तब हो सकती हैं जब आपका प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो। अगर इररिवर्सिबल एडियाबेटिक होगा तो इनमें से किसी इक्वेशन का आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। समझिए बात। तो मैं सिर्फ तुम्हें ये डिराइव करके दिखाना चाह रहा था, और इस पूरे डेरिवेशन में आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, आपका जैसा मन करे वैसा कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि इस पूरे डेरिवेशन में मैंने कुछ नया काम नहीं किया। मैंने सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से इतना पूछ लिया कि क्या du dw के बराबर होता है। उसने कहा हां, अगर तुम एडियाबेटिक हो, रिवर्सिबल की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, अगर तुम एडियाबेटिक हो तो du dw के बराबर हो। डी हमेशा एनसीवी dt होता है और डीडब्ल्यू हमेशा माइनस पी एक्सटर्नल भी होता है। वो पी एक्सटर्नल कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। अगर वो वेरिएबल है और वो गैस के प्रेशर के बराबर है, देन द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस सर। अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया तो अब आप जो भी कुछ इसके आगे लिख रहे हैं वो सब सिर्फ किस चीज के लिए एप्लीकेबल है, रिवर्सिबल के लिए। तो ये जो तीन फॉर्मूले आपने निकाले हैं, एक टीवी गामा माइनस 1 कांस्टेंट, एक पीवी गामा कांस्टेंट और एक P1 माइनस गामा इंटू टी गामा इज कांस्टेंट, ये हमारे रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए है, मैं बार बार बोल रहा हूं। यानी दिस इज एप्लीकेबल फॉर एडियाबेटिक reversible path. This is also applicable for adiabatic reversible, and this is also reversible adiabatic. यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है भाई? गामा इज पॉइजन रेशो। गामा जो है वो सीपी अपॉन सीवी होता है, और सीपी और सीवी की वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए हम याद कर लेते हैं, वो हम तुम्हें याद करवा देंगे। तो गामा की वैल्यू होती है सीपी अपॉन सीवी। चक्कर में ही मत पढ़ो तुम, चक्कर में बिल्कुल दिमाग में मत लगाओ तुम। फिजिक्स में भी तुम इस चीज के बारे में थोड़ा, एक्चुअली फिजिक्स में यही पढ़ाया जाता, तो वो थोड़ा सा और डिटेल में कुछ कुछ बातें कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जब तुम वहां भी करोगे तो तुम्हें लगेगा नहीं नहीं हमें अच्छा कराया गया था, हमें अच्छा कराया गया था। समझ रहे हो? बस उनसे हमें जो उम्मीद है, या फिजिक्स में जैसे मैं बात भी कर लूंगा एमएसटी सर से, मैं उनसे सिर्फ ये उम्मीद करूंगा जो कि वो और उनको बात करने की जरूरत नहीं है, वो करते भी हैं। वो वर्क डन के ग्राफिकल वाले सवाल, ग्राफ वाले, वो काफी कराते हैं, क्योंकि वो ग्राफ वाले सवाल ही तुम्हारे एग्जाम में जनरली पूछे भी जाते हैं। तो वो कुछ क्वेश्चंस ज्यादा वहां करा देंगे तो हमारा काम जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि हमारे वहां पर वो क्वेश्चंस थोड़े कम ही आते हैं। इतना सब याद कैसे रखेंगे? बात तो तुम्हारी सही है यार, इतना सब याद कैसे रखेंगे? तुम्हें याद है थ्री इडियट्स में उस डायलॉग के बाद वो वाला क्या डायलॉग था? हमें याद है सर, उसमें क्या है सर? वो तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो, सब याद है सर हमें। अच्छा अच्छा, और जो वो शोले पिक्चर थी वो तो बड़ी पुरानी थी सर, शोले में तो आपको नहीं याद होगा, कितने आदमी, हमें नहीं याद, तुम्हें वो सब याद रहता है यार। तुम्हें ये दो बातें नहीं याद रहती, पीवी गामा कांस्टेंट, टीवी गामा माइनस कांस्टेंट एंड P1 माइनस गामा टी गामा कांस्टेंट। तुमको ये तीन बातें नहीं याद रहती, इनको याद कैसे करेंगे? अच्छा, इसका एक जवाब है मेरे पास, एक जवाब। मैं बेकार में इतनी बकवास कर रहा हूं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं, इसका जवाब मेरा क्या है? मत याद करो। अब सही है, ये तो बेस्ट है, याद मत करो। और तो कोई जवाब ही नहीं मेरे पास। बहुत बढ़िया जवाब है सर, इसको याद कैसे करेंगे? कौन कह रहा है इसको याद करेंगे? याद मत करो, छोड़ो उसको, खत्म। अब सही है, यही सुनना चाह रहे थे तो ऐसा कर लेते, ये सही है, बहुत बढ़िया। तो ये मेरे ख्याल से ये आसान था, ये बात हमने समझ ली है। नहीं, ये डिफिकल्ट नहीं है, ये तुम्हें ऐसा लग रहा है ये डिफिकल्ट है, मुझे ये नहीं समझ में आता। तुम चलो खैर, तो ये अब अगर करना है तो करो, तुम्हें जैसा समझ में आए वैसे करो, मतलब मर्जी तुम्हारी, हम इसमें घुसना ही नहीं चाहते ऐसी की तैसी, ठीक। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि
जो हमें करना है वो ये है कि चलिए सीखे सर, एक रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में ये आइडिया लग गया कि अगर एडियाबेटिक रिवर्सिबल है तो ऐसा ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। अब सर वर्क डन कैलकुलेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो ठीक है सर, वर्क डन कैलकुलेशन के बारे में अगर थोड़ी सी बात करते हैं, डाउट देख लीजिए सर। थप्पा तो दो थप्पा, सर हमारी वाली कब आएगी? तुम्हारी वाली विवेक देखो, अगर ऐसे हालात रहे तो देखो, अगर आ गई तो आ ही जाएगी, ऐसा मतलब तुम्हारी भी आएगी, लेकिन अब आती सबकी है, तुम्हारी भी आएगी, समझ मत को। सर माइनस पी एक्सटर्नल में माइनस साइन कैसे आया था, भूल गए? माइनस पी स्वानी, माइनस पी एक्सटर्नल में वर्क डन का फॉर्मूला ही हमने माइनस पी एक्सटर्नल डीवी याद किया, हमने याद ही किया है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, दिमाग ही नहीं लगा रहे हम, ठीक है, हमारा फॉर्मूला ही है वर्क डन का, बात खत्म, ठीक है ना। तो इसमें कुछ सोचना नहीं सर, सब समझ गए सर। होमवर्क क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन में 3 एनआरटी T2 ये एप्लीकेबल क्यों नहीं है? सर आप अनीम देखते हो यार कार्टून? अरे यार सर रात के डाउट मत लिया करो। अच्छा सर नॉइस आ रही सर, इजी नोट्स में खोपड़ी बना के लिखा हुआ है रिवर्सिबल आइडिया। वाओ सर क्या प्यारी नोट्स है, मैंने कल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री रिवाइज करा था, मजा आ गया, बहुत बढ़िया सर। बट सीपी माइनस सीवी एन आर, सो हैव यू इग्नोर्ड एन? नहीं बिल्कुल नहीं सर, मैंने इग्नोर नहीं किया, मैंने तो पर मोल ही बात की है, मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं तो पर मोल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कुछ इसमें सोचना ही नहीं। सर ग्राफ वाला क्वेश्चन बहुत आते हैं, हाँ आते हैं, वो केमिस्ट्री में कम, बहुत कम, और फिजिक्स में ज्यादा आते हैं। तो वो वर्क डन वाले सवाल जो है ना, कुछ कुछ तो हम कर लेंगे, लेकिन वो वर्क डन वाले ज्यादातर सवाल जो है वो थर्मोडायनेमिक्स 1 में फिजिक्स में करा दिए जाते हैं। थर्मल ओशन में डाल देता यार, पता नहीं फूल हो गए गुलाब हो, मजा आ रहा है बस, ठीक। यहां तक समझ में आ गया। चलिए सर अब वर्क डन की बात करते हैं, तो चैट बंद कर देते हैं, चैट बंद हो गई, वर्क डन की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा वर्क डन कैलकुलेशन का। चलिए सर वर्क डन कैलकुलेट करके देखते हैं। वर्क डन calculations in reversible adiabatic। रिवर्सिबल एडियाबैटिक की बात चल रही, तो अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक की बात चल रही है तो आप या तो एक्सपेंशन की बात करेंगे या कंप्रेशन की बात करेंगे, जैसा आपका दिल करे। तो मैं मान लो ऐसे ही बोल लेता हूं, मान लो हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब गैस धीरे धीरे फैल रही है, और अब एडियाबेटिक प्रोसेस है तो तुम समझ रहे होगे क्या हो रहा है, ठीक। वो कह रहा है वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा देखो अभी तो बात हुई थी, कुछ नया होता ही नहीं वर्क डन के लिए। क्या अभी आपने बताया था कि जो हमारा डी है वही डी होता है, तो डी की वैल्यू, तो इसका मतलब यह हो गई कि डी की वैल्यू तो हमारे डी के बराबर होगी, और डी हमारा एन सीवी डी होता है। तो अगर आप वर्क डन निकालना चाहते हैं तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस का जो वर्क डन आ रहा है वो वर्क डन एन सीवी T2 माइनस T1 से निकाला जाना चाहिए। क्लियर है? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करके वर्क डन निकालना चाहूं तो जो ओवरऑल वर्क डन आना चाहिए रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में, वो एन सीवी T2 माइनस T1 से निकाला जाना चाहिए। यानी सर मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? देखो एक तो ये क्लियर हो गया कि जो मुझे पता होना चाहिए वो ये है कि सर मुझे सीवी की बात पता होनी चाहिए, तो वो गैस का नाम बता देगा, या तो मोनो एटॉमिक होगी या डायटॉमिक होगी, या सीपीसीवी दे देगा, या तो दे देगा या गैस का नाम बता देगा। तो मैं सीपीसीवी पहले से याद करके गया हूं, तो मैं सीवी की वैल्यू जानता हूं। मुझे गैस के मोल दे दीजिएगा तो भी मेरा काम चल जाएगा, और मुझे दो अलग अलग टेम्परेचर बता दीजिएगा कि जब गैस एक्सपैंड हुई तो उसने अपनी इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे काम किया, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर घटा। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि सर T2 की वैल्यू T1 से छोटी होगी, और अगर T2 T1 से छोटा हुआ तो ये वैल्यू निगेटिव आएगा। अरे सर आना ही था ना सर, गैस फैल रही है सर, गैस वर्क कर रही है, निगेटिव ही आएगा, इसमें क्या सोचना है। इसका मतलब ये हुआ सर द वर्क डन विल बी एनसीवी T2 माइनस T1, बात खत्म। अब इसमें झंझट क्या है सर? झंझट ये है कि मुझे T2 T1 कहां से मिलेंगे, मुझे T2 T1 कौन देगा? तो वो जो T2 T1 है उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि सर जनरली या तो सवाल में T2 T1 दे देगा, तब तो बात ही खत्म। नहीं देता है तो सर आपको T2 T1 उन तीन एक्सप्रेशन जो आपने लिखे थे वहां से निकालने पड़ेंगे। यानी अगर आपको याद हो तो मेरा एक एक्सप्रेशन, था T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1।
बिल्कुल पॉसिबल है सर कि आपको T1 T2 की जगह V1 V2 दे दे और T1 दे दे, तो आप इस इक्वेशन का यूज करके T2 निकाल लीजिएगा। T2 इज इक्वल टू T1 V1 बाय V2 गामा -1। सर ये वो एक्सप्रेशन होगा जिससे आपको नया T2 मिल जाएगा, अगर उसने वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि गैस एक्सपैंड कर रही है 2 लीटर से 10 लीटर, उसका इनिशियल टेम्परेचर 5 केल्विन है, बाद का सर कैसे निकालेंगे, क्योंकि मुझे तो टेम्परेचर चाहिए और वो टेम्परेचर आपको यहां से मिल जाएगा। क्लियर है ये? गामा कहां से मिलेगा सर? गामा मुझे याद है, गामा की टेंशन नहीं लेनी है सर, गामा हमें दिया जाएगा, हमने याद कर रखा है, गामा में मिल जाएगा। छोड़ो अभी, समझ लो बात को। यानी सर गामा मुझे पता है, V1 V2 आपने सवाल में दे दिए, T1 आपने सवाल में दे दिया, मैं इस एक्सप्रेशन को यूज करूंगा, T2 आ जाएगा सर, T2 को आंख बंद करके उठा के यहां पटक दूंगा, खेल खत्म सर। ये T2 उठाया यहां पुट कर दिया सर, T1 ऑलरेडी गिवन होगा सर, क्या निकल आएगा? वर्क डन। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर वॉल्यूम की जगह बातें प्रेशर में चल रही हो सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि गैस एक्सपैंड कर रही है फ्रॉम दिस प्रेशर टू दिस प्रेशर सर, इस प्रेशर पर पहुंचने के बाद सर वर्क डन पूछा जाए, बात तो सही। तो अगर उसमें गैस के प्रेशर के बारे में बात चल रही है तो मैं वो वाला एक्सप्रेशन यूज करूंगा जिसमें प्रेशर का इस्तेमाल है। क्या वैल्यू था? P1 1 माइनस गामा इज इंटू T1 गामा इज इक्वल टू P2 1 माइनस गामा इंटू T2 गामा। याद है ये? यही वाला एक एक्सप्रेशन था जो अभी हमने किया था। ये अब ये P1 माइनस गामा टी गामा, यानी P1 माइनस गामा टी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो दिस, इससे T2 निकल आएगा। T2 कितना आएगा सर? T2 की वैल्यू आ जाएगी P1 अपॉन P2 है, P1 अपॉन P2 1 माइनस गामा, यही आ रहा ना, इंटू T1 गामा और इसका होल पावर 1 माइनस गामा, होल पावर 1 बाई गामा। कुछ समझे? ये सबको समझ में आया क्या हुआ सर? मतलब मुझे T2 चाहिए यार, समझो मेरी बात को, तो मुझे T2 निकालना है, तो मुझे अगर आपने इस तरह की कुछ बातें बता दी तो मैं T2 उठा के आउट कर दूंगा। तो क्या क्या पता है? P1 पता है, P2 पता है, T1 पता है। तो ये एक बार चेक कर लेना सही किया कि नहीं। तो P1 अपॉन P2 चला जाएगा, 1 माइनस गामा हो जाएगा, और T1 की पावर 1 गामा बचेगा, एंड दैट विल बी T2 गामा। तो अगर T2 निकालना चाहते हैं तो 1 बाई गामा, बिल्कुल सही सर। यहां से आपको T2 मिल जाएगा। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, यानी यहां से भी T2 निकाल सकते हैं और आप जो है वहां से भी T2 निकाल सकते हैं। जरा समझना, एक T2 यहां से निकाल सकते हैं और एक T2 है यहां से निकाल सकते हैं। क्लियर है? एक T2 यहां से निकाल सकते हैं। तो इस चीज का सब लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। हालांकि मैंने तो कोई सवाल ऐसा देखा नहीं जिसमें T2 को इतने गंदे फॉर्मूले से निकाला जाए, लेकिन फिर वही वाली बात आती है, जरूरी नहीं है ना कि सवाल जो है वो न्यूमेरिकली हो सकता है कोई थ्योरेटिकल डिस्कशन हो। तो अगर कोई थ्योरेटिकल डिस्कशन है तो हमसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस बड़ा सीधा है सर, सवाल में सब कुछ दिया जाता है सर, वैल्यू पुट कर दीजिए, वर्क डन आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं। समझ लो बात को? सबको ये वाली बात क्लियर हो गई कि क्या कर रहा है? वर्क डन ये एडियाबैटिक है। अगर ये एडियाबैटिक है तो वर्क डन इंटरनल एनर्जी चेंज से लिंक होगा। इंटरनल एनर्जी चेंज हमेशा किसी भी आइडियल गैस के लिए एनसीवी डेल्टा टी होती है, तो आपने एनसीवी डेल्टा टी से वर्क डन निकाल लिया, यही करना होता है सर। डेल्टा टी कहां से आएगा सर? तो या तो सवाल में डेल्टा टी दे दो तो भी काम चल जाएगा, नहीं तो डेल्टा टी मैं निकाल लूंगा। उस डेल्टा टी में मुझे T1 T2 सवाल में देने पड़ेंगे, तो T1 दे दोगे, T2 मैं निकाल लूंगा, यहां से निकाल लूंगा या यहां से निकाल लूंगा। अगर तुमने वॉल्यूम के टर्म्स में बातें की तो यहां से निकाल लूंगा, प्रेशर के टर्म्स में बातें की तो यहां से निकाल लूंगा। सर गामा की मुझे टेंशन नहीं है, मैं तुमको फिर बोल रहा हूं, तुम्हें अननेसेसरी अगर गामा की टेंशन हो रही है तो तुम बेवकूफ हो, क्योंकि गामा की तो कोई टेंशन नहीं, गामा मुझे पता होता, मैं बताऊंगा। अरे तुमको यार उस दिन कल मैंने एक टेबल बना के दी थी, याद कर लो, खत्म हो गया गामा। निकाला कहां से गया, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को कैसे यूज करते हैं वो फिजिक्स में बता दिया जाएगा, कहां लोड ले रहे हो तुम? क्लियर है ये? चलिए सर आगे बात करते हैं। अब जैसे ऐसी ऐसी बोल रहा है कि सर अगर इररिवर्सिबल प्रोसेस होता तो क्या करते आप? अगर इररिवर्सिबल प्रोसेस होता तो आप क्या करते? सर अगर इररिवर्सिबल प्रोसेस होता तो हमें ये है हमारा रिवर्सिबल। अब हम इररिवर्सिबल की बात करते हैं। इररिवर्सिबल, अब तुम समझ रहे होगे कि तुम बुरी, और मैं तुम्हें बताऊं 1% लोग ऐसे होंगे जो इररिवर्सिबल प्रोसेस में भी वर्क डन कैलकुलेट के बारे में बात करते होंगे, एडियाबैटिक, उनको पता ही नहीं है कि कैसे करें। तो तुम्हें ये चीज सिखाई जा रही है, सब लोग सीखना, तुम्हें मजा आएगा और आसान भी है। करना क्या है, तो
मैंने कहा कि भाई ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है, बहुत कम बच्चे जानते हैं, तो एडवांस लेवल पर भी हमसे ये डिस्कशन कर सकता है। तो मैं इसको याद करता हूं, कैसे याद करना है जरा वो देख लेते हैं। जरा इस बात को समझो, क्या ये कहना गलत है कि डी आज भी DW होगा? नहीं सर, इसमें तो कोई बात ही नहीं सर। आप रिवर्सिबल प्रोसेस, सॉरी, आप एडियाबेटिक की बात कर रहे हैं, तो एडियाबेटिक में तो DQ वैसे ही जीरो होता ही है सर, तो इसलिए वो जीरो होगा सर। और DU और DW का रिलेशन सर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एडियाबेटिक से क्या लेना देना सर? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था सर? DU इज इक्वल टू DQ प्लस DW। तो अगर DQ जीरो है तो DU और DW बराबर होगा। इसमें एडियाबेटिक से क्या लेना देना सर? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल से, सॉरी, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल से क्या लेना देना? सही है सर। अच्छा, क्या मैं DU को NCV डेल्टा T यानी T2 माइनस T1 लिख सकता हूं? हाँ सर, लिख सकते हैं। और क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो क्या इसको मैं P एक्सटर्नल, जरा ध्यान से सोचना, V2 माइनस V1 लिख सकते हैं? हाँ सर, ये बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब आप बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि आपने इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात की है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमारा P एक्सटर्नल कांस्टेंट रहता है, इसलिए DW की वैल्यू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 होती है। सो दिस इज द मेन एक्सप्रेशन जो वर्क डन कैलकुलेशन में इस्तेमाल होने वाला है सर। ये मेन एक्सप्रेशन है जो वर्क डन कैलकुलेशन में इस्तेमाल होने वाला है। ठीक, अब मुझे एक दर्द है सर। क्या दर्द है? जिस तरह से वर्क डन अभी भी आपने NCV T2 माइनस T1 से ही निकाला था, ये देखिए, आपने अभी भी वर्क डन NCV T2 माइनस T1 से निकाला था, तो वहां पर T2 की वैल्यू उठाकर आपने यहां से कहीं से भी निकाल ली थी सर। या तो आप ये वाला मेथड यूज करेंगे T2 निकालने के लिए, आइदर यू आर यूजिंग दिस मेथड 1 T2 निकालने के लिए, या फिर आप ये वाला मेथड यूज करेंगे T2 निकालने के लिए। वो क्या है सर? वो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। क्या मतलब सर? मतलब ये हुआ कि वो अगर मुझे T1 T2 निकालने के लिए वॉल्यूम्स की हेल्प लेना चाहता है तो वॉल्यूम की मदद से निकालेंगे, प्रेशर की मदद लेना चाहता है तो प्रेशर की मदद से निकालेंगे, और जैसे ही T2 आएगा यहां पुट करके NCV डेल्टा T करके वर्क डन निकाल लेंगे। सर ये चीज आप यहां पर भी करेंगे सर, बिल्कुल सही। सर यहां दर्द आपको पता है क्या? दर्द पता है? हमने कहा क्या? कह रहा दर्द ये है सर कि T2 पता ही नहीं होगा। हमने कहा जी बेवकूफ आदमी हो, T2 तो वहां भी नहीं पता था, वहां निकाला तो था। कह रहा सर वहां तो निकाल लिया था, यहां नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि सर वहां T2 T1 को निकालने के लिए वो इक्वेशंस थी सर, टीवी गामा, हमारा गामा, तुम्हारा गामा। सर आज इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और वो टीवी गामा वगैरह वगैरह वाली जो फॉर्मुले हैं सर, वो आज एप्लीकेबल नहीं है सर। आज आप T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू T2 V2 माइनस T2 V2 गामा माइनस 1 नहीं कह सकते सर। आज आप P की पावर 1 माइनस गामा इंटू T की पावर गामा कांस्टेंट है सर, ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो तीन इक्वेशंस है सर, दे आर स्पेसिफिकली डिराइव्ड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ योर पाथ इज इरिवर्सिबल सर, एंड इट इज इरिवर्सिबल। तो आप T2 को किसी भी सूरत में उन इक्वेशंस की मदद से तो नहीं निकाल सकते। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? और इसलिए लोगों को यह बात पता ही नहीं है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस एडियाबेटिक में वर्क डन निकाला कैसे जाए, क्योंकि T2 जब पता ही नहीं है तो करेंगे क्या? जब T2 पता ही नहीं है तो करोगे क्या? ये तो बात सही है। अगर T2 आपको पता ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? ये वाकई में एक दर्द है। अब मैं तुम्हें इसका जुगाड़ बताता हूं। मैं T2 अब भी निकाल सकता हूं, जरा देखो। मैं इसी एक्सप्रेशन को यूज करके T2 निकालता हूं। कैसे? NCV T2 माइनस T1, बिल्कुल सही है, इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ठीक है, अब पता नहीं तुम्हें यह बात याद आ रही है कि नहीं। मैंने जनरल एक बात बोली थी, जनरली जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो गैस के फाइनल प्रेशर से लिंक होता है। क्यों? क्योंकि गैस वहीं तक दबती है या वहीं तक उठती है जहां पर एक्सटर्नल प्रेशर ये बोलता है बस अब मैं और तुम बराबर। यानी मान लीजिए आप गैस को दबाते जा रहे हैं तो अंदर का प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम छोटा होता चला जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो जैसे ही अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर होगा, खड़क रुक गए। क्यों रुक गए? रुके क्यों? और क्यों नहीं? नीचे क्यों नहीं आ गए? नीचे इसलिए नहीं आए क्योंकि नीचे का जो गैस का प्रेशर है अब वो बाहर के प्रेशर के बराबर हो गया। अच्छा, खड़ाक, अरे और ऊपर क्यों नहीं जा रहे हो? अरे और ऊपर कैसे जाए? बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर बराबर हो गया। यानी जनरली एक्सटर्नल प्रेशर इज P2। जनरली एक्सटर्नल प्रेशर इज P2, प्रोवाइडेड कि वो सवाल में बोल ना दे कि एक्सटर्नल प्रेशर ये है, P1 ये है, P2 ये है। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यानी मैंने तुम्हें बताया था कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस में जनरली गैस के फाइनल प्रेशर से लिंक होता है। तो अगर मैं यहीं पर P एक्सटर्नल को, तुम्हें अगर जरा सा भी डाउट हो तो तुम इसको P एक्सटर्नल ही लिखे रहने दो। मैं अभी करता हूं, जरा इसको P एक्सटर्नल लिख लेने देते। ठीक, अंदर आते हैं सर। ये है आपका V2। सर V2 को क्या लिख सकते हैं आप जरा बताइए? सर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के हिसाब से। अरे पीवी एनआरटी कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं सर आप? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए नहीं हो रहा है, इरिवर्सिबल के लिए हो रहा है। अरे लल्लू,
पीवी एनआरटी का रिवर्सिबल इररिवर्सिबल से क्या लेना देना, आइडियल गैस इक्वेशन है, कहीं भी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहां से टी की वैल्यू निकालना चाहूं तो सॉरी वी की वैल्यू निकालना चाहूं तो किसके बराबर आएगी सर, वी की जो वैल्यू आएगी वो एनआरटी बाई पी आएगी। ठीक है ये तो सर, यानी यहां पर मैं वी की जगह क्या लिख सकता हूं, मैं वी की जगह एनआरटी बाई पी लिख सकता हूं। तो ये आ जाएगा एन आर टी टू बाय पी टू माइनस एन आर टी वन बाय पी वन। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब आप ये ध्यान से देखिएगा कि सर इस पूरे खेल में मैं ये भी लिख सकता हूं, और जरा समझना, और क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसा, जरा समझना। दिस इज एन सी वी टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू माइनस पी टू, एन हटा ही देता हूं यार, बार बार एन क्या लिखनी। तो ये हो जाएगा पी टू आर, कैसे लिखें, अंदर ही, चलो आर अंदर बाहर ले लेते हैं, आर बाय पी टू माइनस आर टी वन बाय पी वन। ये मेरा एक्सप्रेशन। इसको और करके क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं पी एक्सटर्नल और पी टू, ऐसा मैं लिख रहा हूं कि जनरली ऐसा होता है, जनरली पी एक्सटर्नल जो है वो गैस के बचे फाइनल प्रेशर के बराबर ही होता है जनरली। तो मैं पी एक्सटर्नल को पी टू लिख सकता हूं, लेकिन अगर सवाल में उसने पी एक्सटर्नल भी दे रखा है और पी टू पी वन भी दे रखा है तो आप यहां पुट कर दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे बात को? अब आप देख पा रहे हैं इस पूरे एक्सप्रेशन में सब कुछ सवाल में गिवन होगा, आपको सारी चीजें सवाल में गिवन होंगी। सर प्रेशर 1 दे रखा होगा, प्रेशर 2 दे रखा होगा, T1 दे रखा होगा। सर T2 कैसे निकलेगा? इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है, दैट इज T2 सर। आप इस एक्सप्रेशन को यूज करके T2 कैलकुलेट करके लाएंगे सर, और इस T2 को यूज करेंगे, जैसे ही आपको T2 पता चलेगा इस T2 को उठाकर आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, इस वैल्यू में पुट कर देंगे, आपको वर्क डन मिल जाएगा। दिस इज योर वर्क डन। समझो बात, यानी पहले भी वर्क डन एनसीवी T2 माइनस T1 था, आज भी वर्क डन एनसीवी T2 माइनस T1 है। फर्क सिर्फ इतना है सर, T2 मुझे पता ही नहीं है, तो वो T2 अगर किसी इक्वेशन से निकालना है टीवी गामा वगैरह से, तो सर वो तो रिवर्सिबल के लिए है। सर यहां पर कैसे निकालेंगे? यहां पर मैंने इन दो एक्सप्रेशन, इन दोनों लोगों को आपस में इक्वेट किया, वॉल्यूम को टेंपरेचर में कन्वर्ट किया। इस पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होता है T2। सर वो T2 कैलकुलेट करके वापस एनसीवी T2 माइनस T1 में पुट करके वर्क डन निकालेंगे। सर ये एडवांस का सवाल बन सकता है सर, मेंस का नहीं। बिल्कुल ये एडवांस का सवाल बन सकता है, मैं तुम्हें करवा भी दूंगा। क्लियर है? समझ में आई बात? ये इररिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के वर्क डन से रिलेट करके बात कर रहे हैं। दिस इज इररिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। समझो, रिवर्सिबल होगा तो दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मेरे पास सवाल एक आध हुए तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। पहले एक ये जो मैंने लिखा है वो यही है, मतलब आप समझ, दिस इज डब्ल्यू इररिवर्सिबल। ये पहले की कहीं की कोई स्लाइड लिखी हुई है, तो ये वही स्लाइड है। ये स्लाइड भी तुम्हें अभी आज पीडीएफ में डाल के दे दूंगा, सेम है जो अभी मैंने लिखा। वाइल कैलकुलेटिंग, इसमें थोड़ी सी अंग्रेजी ज्यादा लग रहा है। वाइल कैलकुलेटिंग वर्क डन इन इररिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, वी नीड टू कैलकुलेट T2 फाइनल। सही है, हमें जब भी वर्क डन निकालना है तो हमें T2 चाहिए होगा। वो T2 कहां से निकलेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो T2 इस इक्वेशन से निकलेगा जो अभी हमने बनाई थी, और उस इक्वेशन में जनरली P एक्सटर्नल P2 के बराबर है। जनरली नहीं है तो आप इसको P एक्सटर्नल लिखे रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो फिर वैल्यू सवाल में देगा। यहां से T2 निकल के आएगा, क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज T2। वो T2 उठा के वापस पुट कर देना, आपको वर्क डन मिल जाएगा। क्लियर? जैसे मेरे पास एक, अब मैं बाद में अभी बात करूंगा, एक आध सवाल करता हूं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। जैसे मान लीजिए ये सवाल, अब मैं इसको अभी अपनी स्लाइड से भी लिंक करता हूं। कैसे? सर वो कह रहा है कि एक एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस होना ही चाहिए था। एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसके लिए टीवी 1 माइनस 3 की पावर टीवी की पावर 1 माइनस 3 कांस्टेंट। हमने कहा रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए हमने जो इक्वेशन याद की है वो है टीवी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमने तो ये याद कर रखा। अगर आपने ये याद कर रखा है तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो क्या क्या समझ में आता है? सर हमको ये समझ में आता है, कंपेयर करने से, कंपेयर करते हैं तो इससे हमको ये समझ में आता है कि गामा माइनस 1 की वैल्यू 1/3, इससे तो हमें गामा की वैल्यू 4/3 दिखाई देती है। सर गामा हमें 4/3 दिखाई देता है। मैंने कुछ याद नहीं कर रखा, मेरे हिसाब से गामा 4/3। क्लियर है? अब मैं अपने टेबल पे गया, जो कि तुम्हें याद करने के लिए मैंने बोली है, तुम उसको याद करोगे, और तुम्हें नहीं तो फिजिक्स में निकालना भी सिखाया जाएगा। मैं अपने टेबल में गया, मुझे गामा 4/3 कहां दिखाई दिया? सर गामा 4/3 जो है मुझे
1.33, ये मुझे ट्राई एटॉमिक गैस के लिए दिखाई दिया, या पॉली एटॉमिक गैस के लिए, ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक जिसमें दो, तीन या तीन से ज्यादा लोग होंगे। तो सर ये पॉली एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा 1.66 होता है, डायटॉमिक के लिए 1.4 होता है, और ट्राई या पॉली एटॉमिक गैस के लिए 1.33 होता है। तो इसका मतलब जो आपकी गैस है वो आपकी पॉली एटॉमिक गैस। क्लियर है? तो अगर गैस आपकी पॉली एटॉमिक है तो ऐसे में आपका आंसर क्या बनेगा सर? अगर पॉली एटॉमिक गैस है तो हीलियम तो नहीं हो सकता क्योंकि ये मोनो एटॉमिक है, ये तो गलत हो गया सर। हाइड्रोजन डायटॉमिक है, ऑक्सीजन भी डायटॉमिक है, तो सर जो एक ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक गैस अमोनिया है सर, इसमें दो से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा एटम्स है सर, सो दिस इज पॉली एटॉमिक, सो दिस विल बी द आंसर। गामा को हमने याद कर रखा था, गामा से हमने अपना आंसर निकाल लिया। इसी तरह से मान लो ये है, यहां पर भी वही बकवास है। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई साहब देखिए ऐसा, ये इतने सारे लोग, अब वो मुझसे जानना चाहता है कि ये एक्सप्रेशन है पी और टी का, मैंने क्या याद कर रखा था? रिवर्सिबल का केस है सर, बहुत बढ़िया। तो मैंने याद कर रखा था पी वन माइनस गामा इंटू टी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मैंने तो ये याद कर रखा था। अब ऐसे में फिर से मैं कंपेयर करूं तो क्या होगा? तो अगर मैं कंपेयर करता हूं तो क्या वैल्यू आती है? कंपेयर करेंगे तो आपको वन माइनस गामा जो है वो -2/5 दिखाई दे रहा है, या फिर अगर आप सीधे गामा बोलना चाहते हैं तो गामा सीधे सीधे 7/5 दिखाई दे रहा है। तो जैसा आपको समझ में आए, आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ सर गामा अगर 7/5 है तो इट इज 1 पॉइंट वॉट सर? इट इज 1.4 सर। इफ इट इज 1.4 यानी गामा की वैल्यू अगर 1.4 आ रही है तो समझ में आता है सर ये एक डाई एटॉमिक गैस की बात चल रही है सर। ये एक डाई एटॉमिक गैस है सर, और डाई एटॉमिक गैस सर हीलियम तो नहीं हो सकती, अमोनिया भी नहीं हो सकती सर, नियॉन भी नहीं हो सकती, ये सिर्फ ऑक्सीजन होगी जो कि डाई एटॉमिक गैस। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर गामा हमारा 1.4 है जिसकी वैल्यू मैंने याद कर रखी है, अगर ये 1.33 होती तो ये ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक होती, अगर ये 1.67 या 1.66 होती तो ये मोनो एटॉमिक गैस का गामा होता, और अगर ये 1.4 है तो ये डाई एटॉमिक गैस है सर। और इन चारों में डाई एटॉमिक गैस जिसमें दो एटम्स है सर वो O2 है, तो O2 को टिक कर देगा। क्लियर? मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? तो इसलिए गामा की टेंशन नहीं है यार, वो एक छोटा सा चार्ट है यार, उसको चिपका लो, गामा की सीपी सीवी गामा सब याद हो जाएगा खड़ा कर। नहीं तो थोड़ा सा इंतजार करो, डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूज करके फिजिक्स में और डिटेल में समझा दिया जाता है तो बच्चों को और अलग से अच्छी तरह से याद हो जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए सर और बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जैसे मान लीजिए ये सवाल, ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, कोई किसी इम्तिहान में पूछा जाता है, तो अगर ये कह रहे हैं कि भाई ये क्या क्या पूछना चाह रहे हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम 4 मोल आइडियल गैस 300 से 500, इंटरनल एनर्जी का चेंज 5000। वो कह रहा है क्या आप बता सकते हैं कि सीवी क्या है? तो हमने कहा कि बिल्कुल बता सकते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है सीवीएम, जो आप कह रहे हैं दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो सर ये दुनिया जानती है सर कि जो डेल्टा यू होता है सर वो तो हर हालत में एनसीवी डेल्टा टी होता है सर, इसका किसी प्रोसेस से कोई लेना देना थोड़ा ना सर। बस फर्क इतना है कि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होना चाहिए, और ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कब है सर? जब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन चेंज नहीं हो रहे तो सर डेल्टा यू हमेशा एनसीवी डेल्टा टी है। और गैस वैस की जब आइडियल फाइडियल गैसेस की बातें होती तो यही होता है सर, क्या दिमाग लगाना है? इसका मतलब डेल्टा यू का किसी प्रोसेस से लेना देना नहीं है कि वो आइडियाबैटिक है कि आइसोथर्मल है कि ये है कि वो है। ये तो बहुत सीधा सा है कि भाई डेल्टा यू हमेशा एनसीवी डीटा से निकाला जाए। तो सर इसमें देख लेते हैं डेल्टा यू चेंज कितना दे रखा है सर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है हमें दे रखी है 5000। तो अगर इंटरनल एनर्जी चेंज हमें 5000 दे रखा है तो क्या करेंगे सर? इंटरनल एनर्जी चेंज अगर 5000 दे रखा है तो दिस इज 5000 इज इक्वल टू मोल्स आपको दे रखे हैं 4, सीवी मोलर हीट कैपेसिटी आपको निकालनी है, और चेंज इन टेम्परेचर 300 से 500 यानी 200। इससे मस्त सीवी निकल आएगा सर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 5000 को डिवाइड मारना पड़ेगा किससे सर? 5000 को 4 इंटू 200 से डिवाइड करना पड़ेगा सर। क्लियर है? तो आपको मोलर हीट कैपेसिटी आराम से कैलकुलेट होती हुई नजर आएगी। मैंने सही किया नहीं? तो इसमें इसको आसानी से सॉल्व कर लो। कितना आ जाएगा? 50/8 है ना, 25/4। और यूनिट क्या बनेगी भाई? वो यूनिट में ऊपर तो जूल है और नीचे मोल केल्विन है, तो यानी जूल्स पर केल्विन मोल। ये आपकी सीवी निकल खत्म, मोलर हीट कैपेसिटी पर मोल। समझ में आया?
ये हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, पूछा गया। अगर कहीं कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ गड़बड़ हो गई हो, कुछ डेटा डेटा गलत रख दिया हो तो देख लेना, लेकिन कहानी सेम है सर। आपने मुझे मतलब ही नहीं कि किस प्रोसेस एडियाबैटिक फलाना बैटिक, मुझे कोई लेना देना ही नहीं सर। मुझे एकदम साफ समझ में आ रहा है कि सर ये इंटरनल एनर्जी चेंज है, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज के लिए सारी कहानी एकदम फिक्स है, एंड दैट इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी, हमारा काम चल जाएगा। चलिए सर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं सर, सब आसान है सर। और ये देखिए सर, और सवाल दिखा देते हैं। फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, बहुत बढ़िया सर, एडियाबेटिक प्रोसेस दे रखा है, T1 दे रखा है, T2 दे रखा है, डायटोमिक गैस है सर, हमें निकालना क्या है, नया वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। फिर वही बकवास सर, नया वॉल्यूम ऐसे तो निकल ही नहीं सकता, आपको बताना पड़ेगा कि आप किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो सवाल में मेंशन नहीं किया है तो इट इज अंडरस्टूड कि इट इज रिवर्सिबल, वरना आप ये कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास किसी भी तरह का कोई रिलेशन टेम्परेचर और वॉल्यूम को लिंक करने का है ही नहीं। वो तो यहां पूछा गया इसलिए मैंने मान लिया कि भाई ये तो निकालना है, और अगर निकालना है तो इसका मतलब ये हुआ सर टीवी गामा दैट इज T1V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2V2 गामा -1। सर इस इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, और इस इक्वेशन को यूज करके आप आराम से ये काम कर सकते हैं। सर मुझे गामा याद नहीं है, याद कर लेना, डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 1.4 होती है। क्लियर है, समझ पा रहे हो? तो सीधे सीधे अपनी वैल्यूज दे रखी है, अपना जुगाड़ लगा लेना, हो जाएगा, नया वॉल्यूम आ जाएगा, जो भी निकालना है सब निकल आएगा। क्लियर है? चलिए सर, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है सर, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस। हमें ऐसे लग रहा है जैसे इन दोनों में ही वर्क तो होता है, यानी प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम में चेंज तो होता है सर। ये ऐसे प्रोसेस है जिसमें वर्क डन जीरो तो नहीं है सर, बात तो सही है, वर्क डन तो जीरो नहीं, यानी प्रेशर और वॉल्यूम के कर्व तो बन सकते हैं सर, पीवी ग्राफ तो बन सकते हैं। प्रेशर बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम घटता जाएगा, प्रेशर घटता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, दिस इज लॉजिकल सर। तो फिर इनके ग्राफ्स को अलग अलग तरह से क्यों देखा जाता? इसलिए देखा जाता है सर क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी कांस्टेंट होता है, यानी P1V1 बराबर P2V2 होता है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में सर पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। यानी अगर मैं पीवी कर्व्स की बात करूं तो आइसोथर्मल के लिए जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि अगर मैं आइसोथर्मल की सिचुएशन लेके आता हूं तो आइसोथर्मल प्रोसेस में मुझे जो चीज आपने बताई है वो ये बताई है कि आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पीवी हमारा कांस्टेंट होता है। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पीवी हमारा कांस्टेंट होता है। इसी के पैरेलली अगर आप एडियाबेटिक की बात करें तो क्या होता है सर? अगर आप एडियाबेटिक की बात करें, ऑब्वियसली सर रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं आप, अगर आप एडियाबेटिक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो उसमें पीवी का रिलेशन सर, उस केस में रिवर्सिबल के केस में जो रिलेशन है सर वो पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। बिल्कुल सही। तो सर जब रिलेशन ही अलग है तो ये तो क्लियर है सर, जो पीवी कर्व्स बनेंगे सर वो पीवी कर्व्स अलग अलग बनेंगे। तो मैंने कहा वो अलग क्या है, मतलब उसमें क्या अलग क्या? तो मैंने कहा देखिए मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं पीवी कांस्टेंट के लिए अगर मैं इस कर्व का जो पीवी कर्व है जो आइसोथर्मल में बनता है, अगर मैं इसका स्लोप निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालता हूं सर? पीडीवी, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो दिस इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो दैट इज पीडीवी प्लस वीडीपी इज इक्वल टू जीरो। सो इट इज डीपी बाई डीवी विच इज पीवी कर्व का स्लोप, इट शुड बी इक्वल टू डीपी बाई डीवी। क्या आ जाएगा? डीपी का यहां पर है तो माइनस पी बाई बी। सर ये मेरा स्लोप होगा अगर मैं आइसोथर्मल की बात करता हूं। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं आपने इसका स्लोप निकाल लिया, बहुत बढ़िया किया। सर अब मुझे ये बताइए, अगर आप एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहे थे तो स्लोप क्या आएगा? तो मैंने कहा यहां पर भी वही काम करते हैं। क्या आएगा सर? पी गामा वी गामा -1 डीवी प्लस वी गामा डीपी इज इक्वल टू जीरो। तुम सब मैथ्स के स्टूडेंट हो, तुम समझ रहे होगे मैंने क्या किया। ठीक, तो मैंने डिफरेंशिएट किया तो दिस गामा ये बाहर आ गया। तो अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से डीपी बाई डीवी कितना आएगा भाई साहब, जरा वो भी बता दीजिए। तो सर जब आप यहां से डीपी बाई डीवी निकालेंगे, ये उधर चला जाएगा, डीवी नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वी गामा अपॉन पी है, क्या होगा? पी गामा बाहर ले लेते हैं, वी गामा -1। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, कुछ उल्टा सुल्टा हो गया क्या? सब उल्टा हो गया। तो अगर डीपी बाई डीवी की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा पी गामा बाहर ले लेते हैं, गामा बाहर माइनस भी आ जाएगा, माइनस गामा पी इंटू वी इंटू गामा -1 अपॉन वी गामा। सर दिस इज माइनस गामा पी बाई वी।
अब सही है। यानी यहां पर जो स्लोप निकल के आता है वो स्लोप क्या निकल के आता है सर? यहां पर जो स्लोप निकल के आता है वो आता है पी बाई वी इंटू गामा के बराबर। निगेटिव स्लोप है सर, दोनों जगह निगेटिव स्लोप है, मैं मना नहीं कर रहा, दोनों जगह निगेटिव स्लोप है, लेकिन सर इन दोनों निगेटिव स्लोप में सर यहां का जो स्लोप है उसमें गामा से मल्टीप्लाई हो रहा है सर। दैट मींस व्हाट सर? दैट मींस दे बोथ आर नेगेटिव स्लोप्स एंड द स्लोप ऑफ दिस आइसोथर्मल सॉरी एडियाबेटिक प्रोसेस का जो स्लोप है पीवी कर्व का सर, इट इज मोर एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। तो मैंने कहा सर थोड़ा और क्लैरिटी से समझाओ। तो मैंने सबसे पहले तो तुम्हें ये थोड़ा सा डेरिवेशन दिखाया कि अगर मेरे पास ये दोनों तरह के प्रोसेस हैं तो इन दोनों तरह के प्रोसेस में हमारा स्लोप कैसे डिफाइन हो रहा है, पहले तो ये देख रहे थे स्लोप कैसे डिफाइन हो रहा है। तो सर पीवी कांस्टेंट है तो स्लोप निकल के आएगा माइनस पी बाई वी, और अगर पीवी गामा कांस्टेंट है तो स्लोप निकल के आएगा पीवी कर्व का माइनस गामा पी बाई वी। तो दैट मींस दे बोथ आर सिमिलर, दे आर पी बाई वी, बट फर्क इतना सर यहां गामा से और मल्टीप्लाई हो रहा है। सो द बोथ कर्व्स आर नेगेटिव स्लोप के कर्व्स and the slope of this adiabatic curve is more as compared to the slope as compared to isothermal। तो मैंने कहा सर इसका मतलब तो कुछ ऐसा हो गया कि अगर मैं पीवी कर्व बनाना चाहता हूं तो मैं कुछ अंदाजा, क्योंकि मैं जब शुरू में पढ़ता था और पढ़ाता था तो मुझे ये कर्व का हमेशा डाउट होता था कि ये सब कैसे पहचानने में आता है कि कौन सा आइसोथर्मल का है, कौन सा एडियाबेटिक का है, कौन सा मोनो एटॉमिक गैस का, कौन सा, हमें कुछ समझ में नहीं आता था ये क्या चल क्या रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके समझ में आया कि नहीं ये झंझट नहीं है, ये आसान। आप इसको समझिएगा जरा मैं क्या कर रहा हूं। बल्कि एक सेकेंड थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि मैं दो कर्व बनाऊंगा, एक ये ले लेते हैं, पहले पहले ये बनाते हैं। ठीक, तो सर ये पीवी कर्व बनाते हैं सर, दिस इज प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम। ठीक, अब एक ही कर्व में आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दोनों बनाते हैं। ठीक, कैसे बनाएंगे सर? देखिए गैस की सर एक स्टेट होगी सर, मान लीजिए गैस हमारा एक्सपैंड कर रही है, तो जब गैस एक्सपैंड करेगी तो उसका वॉल्यूम बढ़े। तो ये गैस की हमारी पहली स्टेज है, दैट इज अ P1 V1 वाली स्टेज। ठीक है, P1 V1 वाली स्टेज, इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। अगर मैं आइसोथर्मल कर्व या एडियाबेटिक कर्व जो भी बना रहा हूं, अगर वो बनाना चाहता हूं तो क्या होगी नई सिचुएशन? तो अब आप जरा समझिएगा, यहां पर जो आप हैं ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें गैस का कंडीशंस जो है वो ये इस सिचुएशन पर आपकी गैस, ये सिचुएशन आपकी गैस। ठीक, अब ये गैस जो है वो धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही है। जब ये गैस एक्सपैंड करेगी तो ऐसे में जो पीवी कर्व बनेगा वो पीवी कर्व कैसा बनेगा? तो सर जो पीवी कर्व बनेगा वो कर्व, मान लीजिए किसी एक वॉल्यूम तक हमारी गैस एक्सपैंड कर रही है, ये वॉल्यूम ले लेते हैं V2, दिस इज V1 एंड दिस इज V2। तो जब आइसोथर्मली कोई गैस एक्सपैंड कर रही है तो कर्व कुछ ऐसे बन रहे हैं सर। मैंने कुछ ऐसे बने हुए कर्व्स देखे सर, तो मैंने कहा यार ये क्या है, ये दो अलग अलग कर्व्स क्यों है? बड़ा क्लियर है सर, दे बोथ हैव नेगेटिव स्लोप्स। पहली बात सर ये दोनों नेगेटिव स्लोप वाले हैं, एंड क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप वाले हैं तो जहां ज्यादा ढलान होगी सर वो एडियाबेटिक कर्व होगा सर। ज्यादा ढलान वाला कर्व एडियाबेटिक होगा सर, ये पहले भी बता चुका हूं। नेगेटिव स्लोप्स में जहां ज्यादा ढलान होती है वो स्लोप ज्यादा माना जाता है। तो सर इसका मतलब ये हुआ सर ये वाला जो कर्व है इसका जो स्लोप है सर, ये स्लोप ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका स्लोप ज्यादा है सर, इसके अंदर ढलान ज्यादा है सर, इसके अंदर ढलान कम। मानते हो इस बात को? तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर इसके अंदर ढलान ज्यादा है तो ये हमारा एडियाबेटिक कर्व है, यानी दिस इज माय एडियाबेटिक कर्व, दिस इज एडियाबेटिक। और ऐसा होना भी चाहिए था, क्यों? क्योंकि अभी आपने बताया कि जो एडियाबेटिक कर्व है उसका स्लोप आइसोथर्मल कर्व के स्लोप से ज्यादा होता है। तो सर साफ दिखाई देता है कि जो आइसोथर्मल कर्व है वो हमारा ऊपर वाला और एडियाबेटिक नीचे। लेकिन ये क्या है सर? ये वो है जिसमें गैस का एक्सपेंशन जो हो रहा है सर, वो एक्सपेंशन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जिसमें गैस का जो फाइनल वॉल्यूम है वो कांस्टेंट। तो अगर आप आइसोथर्मल की बात करते हैं तो गैस की सिचुएशन मान लीजिए ये P1 V1 और इसका टेम्परेचर भी मान लेते हैं T1, ऐसे ले लेते हैं। अब बताइए आइसोथर्मली जब गैस यहां पहुंचेगी तो इसकी सिचुएशन क्या होगी? बताइए जरा सोच के क्या होगी सर? जब वो गैस यहां पहुंचेगी तो उसकी सिचुएशन ये होगी कि उसका प्रेशर जो है वो घटकर यहां पहुंच चुका होगा। बात समझ रहे हैं? यानी आपकी जो नई सिचुएशन वो होगी कि प्रेशर आपका घटकर यहां पहुंच चुका होगा, और प्रेशर आपका घट के यहां पहुंच चुका होगा, और साथ ही साथ जो आपका टेम्परेचर है वो तो सर ये आपका प्रेशर हो गया P2, जो टेम्परेचर है वो तो आपका कांस्टेंट रहेगा, और वॉल्यूम हो गया V2। टेम्परेचर आपका पहले भी T1 था, बाद में भी T1 है। व्हाई? बिकॉज दिस इज आइसोथर्मल। एडियाबेटिक का सीन कैसा? एडियाबेटिक में आपका प्रेशर भी चेंज हो चुका होगा P2, आपका वॉल्यूम भी चेंज हो चुका होगा V2 डैश, कुछ नया वॉल्यूम होगा, नहीं V2 कॉमन है, V2 कॉमन है, सॉरी V2 तो हमने सेम ले रखा, एंड द टेम्परेचर विल बी नया टेम्परेचर, दैट इज T2। और इस टाइम पर आपका जो नया प्रेशर है वो यहां से निकल रहा है। समझ रहे बात को? सो दैट मींस दिस इज P2 डैश, P2 डैश, एंड दिस इज P2।
यानी गैस एक स्टेट से स्टार्ट कर रही है, अगर वो आइसोथर्मली एक्सपैंड करती है तो यहां जाके रुकेगी, और अगर वो एडियाबेटिक एक्सपैंड करती है तो वो यहां जाके रुकेगी, अगर उसको एक कांस्टेंट वॉल्यूम तक पहुंचना है तो। समझो बात। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, ये जो आपने कर्व दिखाया है ये एक आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का कर्व है, अगर गैस एक फाइनल वॉल्यूम तक पहुंच रही है। लेकिन अगर मान लीजिए उसी गैस का एक्सपेंशन एक फाइनल प्रेशर तक करना हो, आइसोथर्मली एंड एडियाबेटिकली बोथ, यानी प्रेशर ऑफ द गैस, फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस शुड बी कांस्टेंट, तो ऐसे में जो कर्व बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए? तो मैंने कहा देखिए उसमें भी जो कर्व बनेगा वो कुछ कुछ इसी टाइप का बनेगा। देखिए ये हमारा एक वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। अब इसमें जरा सारी बातें लिख लेते हैं सर। ये हमारा प्रेशर हो गया, ये हमारा वॉल्यूम हो गया, बहुत बढ़िया। अब आपका गैस जो है सर किसी एक स्टेट से स्टार्ट करने जा रहा है, ये ठीक है, और उसको किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पर आके रोकना है, चाहे वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो चाहे एडियाबेटिक। यानी ये वो प्रेशर है जो मैं फिक्स कर देता हूं, जैसे मैंने यहां वॉल्यूम V2 फिक्स कर दिया, यहां मैं प्रेशर फिक्स कर देता हूं P2 सर। मुझे यहां आके रुकना है सर, दिस इज P1, आपका इनिशियल वॉल्यूम है V1, बिल्कुल सही है सर। गैस की इनिशियल सिचुएशन ये है सर, गैस हमारी यहां से शुरू करने वाली है, इसका जो इनिशियल टेंपरेचर है सर वो T1। अब ये गैस आइसोथर्मल एक्सपैंड करेगी, फाइनल प्रेशर तक पहुंचेगी P2 तक। तो जब वो गैस यहां तक पहुंचेगी तो इसके पास फिर दो रास्ते होंगे। कौन कौन से दो रास्ते होंगे सर? एक रास्ता ये होगा, एक रास्ता ये होगा, और एक रास्ता ये होगा सर। उसको फाइनल प्रेशर तक पहुंचना है सर, द फाइनल प्रेशर इज दिस। अब इन दोनों में कौन सा रास्ता एडियाबेटिक है, कौन सा? सर फिर वही वाली बात आती है सर, स्लोप निगेटिव है सर, जहां ज्यादा ढलान होगी वो एडियाबेटिक होगा, जहां कम ढलान होगी वो आइसोथर्मल होगा। सर ये ज्यादा ढलान वाला मामला है सर, ये ज्यादा ढलान वाली सिचुएशन है, और अगर ये ज्यादा ढलान वाली सिचुएशन है एज कंपेयर टू दिस, तो ऐसे में सर इसमें कोई शक नहीं है कि समझ रहे हो ना बात को, ऐसे थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं दिखा पा रहा हूं मैं, लेकिन ऐसे में कोई शक नहीं है कि आप तो ऐसे में साफ दिखाई देता है सर ये एडियाबेटिक कर्व जो है वो ज्यादा ढलान वाला कर्व है। सो दिस इज एडियाबेटिक, ये हमारा एडियाबेटिक, और ये हमारा आइसोथर्मल। और जो फाइनल वॉल्यूम पहुंच रहा है गैसेस के वो क्या है सर? वॉल्यूम आपके बदल रहे हैं सर, एक इसका वॉल्यूम ये है और इसका वॉल्यूम ये है, ठीक है। ये यानी कहने का मतलब ये हुआ दिस इज हमारा V2 एंड दिस इज हमारा V2 डैश, लेकिन प्रेशर दोनों का P2। समझ लो बात को, यानी गैस की नई स्टेट्स डिफाइन की जा रही हैं। यहां पर एडियाबेटिक प्रोसेस में जब आप पहुंचेंगे तो गैस का नया प्रेशर क्या होगा सर? P2, नया वॉल्यूम क्या होगा? V2, और नया टेंपरेचर क्या होगा सर? T2। यहां पर जब आप बात डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे जरा एडियाबेटिक का बताइए? P2 V2 T2, और इसका सर P2 वॉल्यूम सर कुछ होगा सर, नया कोई वॉल्यूम है V2 डैश, और टेंपरेचर सर, टेंपरेचर तो पुराना वाला सर, क्योंकि ये आइसोथर्मल का है सर, दिस इज आइसोथर्मल, नीचे वाला एडियाबेटिक। क्लियर है? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप गैस के लिए पीवी कर्व की बात कर रहे हैं तो बहुत क्लियर है, पीवी कर्व का जो स्लोप है वो ज्यादा होगा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो वो हम कैसे पहचानेंगे? तो मैंने बड़ा सीधी भाषा में बताया, जितनी ज्यादा ढलान होगी वो आपका एडियाबेटिक कर्व होगा, बात खत्म हो गई। तो ढलान सर दोनों में देख लीजिए सर, चाहे आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के बना लीजिए सर, आप V2 पर गैस को एक्सपैंड करके लेके आइए, चाहे आप गैस को किसी पर्टिकुलर प्रेशर तक एक्सपैंड करके लेके आइए, जहां पर भी आपको ज्यादा ढलान दिख रही है सर वही आपका एडियाबेटिक कर्व होगा। तो इन दोनों में अगर देखें तो ये वाला कर्व एडियाबेटिक है क्योंकि ये ज्यादा ढुर्र करके आ रहा है, और इन दोनों में देखें तो ये वाला एडियाबेटिक है, ज्यादा ढुर्र करके आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि आप एडियाबेटिक और आइसोथर्मल कर्व्स को आपस में पहचान सकते हैं। दूसरी बात सर, अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि मैं आपको एडियाबेटिक ही कर्व बना के दूंगा, पीवी कर्व्स रिवर्सिबल प्रोसेस में, लेकिन वो अलग अलग गैसेस के लिए होगा सर, एक मोनो के लिए होगा, एक डाई के लिए होगा, एक पॉलीएटॉमिक के लिए होगा, तब आप कैसे पहचानेंगे? मैंने कहा अरे यार मैं सब पहचान लेता हूं भाई, मैं कोई लल्लू थोड़ी ना हूं, मुझे सब पहचानने में आता है, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना पढ़ा दिया गया है कि स्लोप गामा से लिंक है, और जितना ज्यादा स्लोप है उतना ज्यादा गामा है। तो फिर तो खेल ही खत्म हो गया सर, फिर तो खेल ही खत्म हो गया सर। क्यों? क्योंकि अब मैं ये काम कर सकता हूं, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम, ठीक है, दोनों दोनों तरफ से बनाएंगे। एक बार फिक्स प्रेशर तक लेके आएंगे तीनों गैसेस को, और एक बार फिक्स वॉल्यूम तक लेके आएंगे तीनों गैसेस को। तो चलिए सर, ये हो गया आपका प्रेशर, ये हो गया आपका वॉल्यूम, ठीक है। चलिए सर, तीनों गैसेस को, तीन मतलब एक मोनो है, एक डाई है, एक ट्राई, ठीक, तीनों गैसेस को एक फिक्स कंडीशंस पर लेके आते हैं सर, P1 V1 T1, ठीक। अच्छा, अब क्या करेंगे सर? एक गैस कह रही है मैं तो फिक्स वॉल्यूम तक जाऊंगी, ऐसे ये एक फिक्स वॉल्यूम की लाइन खींच देते हैं,
मुझे फिक्स वॉल्यूम तक जाना है सर। एक गैस ये कहती है कि मैं तो फिक्स वॉल्यूम तक जाऊंगी ऐसे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। दूसरी कहती है कि मैं फिक्स वॉल्यूम तक जा रही हूं और जो कर्व ट्रेस कर रही हूं वो कर्व ये है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये देखिए सर, तीनों कर्व्स आर एडियाबेटिक एक्सपेंशंस ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक। सपोज दिस इज ए गैस, दिस इज बी गैस एंड दिस इज सी गैस। ये तीनों कर्व्स हमारे एडियाबेटिक कर्व्स हैं। दे आर एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ थ्री गैसेस। एडियाबेटिक एक्सपेंशन आप दिखा रहे हैं, एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ ए बी सी टिल a fix V2 वॉल्यूम। सब लोग V2 वॉल्यूम पर आके रुक रहे हैं। और पहले वाला वॉल्यूम क्या था सब लोगों का? पहला वॉल्यूम हमारा V1 था सर। ये सब का वॉल्यूम पहले V1 था। क्लियर? समझ में आ गया? तो अब वो ये कह रहा है कि भाई बिल्कुल ठीक है सर, आपकी बात हमें समझ में आ रही है। अब वो ये भी जानना चाह रहा है साथ में कि आप शुरू वाली जो तीनों गैसेस हैं उनकी सिचुएशंस क्या है, जरा ये भी बता दीजिए। तो मैंने कहा अजीब घनचक्कर आदमी हो, तीनों लोगों की सिचुएशन सेम है। कैसे सर? तीनों लोग एक ही जगह से स्टार्ट हो रही हैं तो उनका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तो सेम ही होगा ना। बात तो सही है सर। दिस इज P1। तीनों गैसेस के प्रेशर्स फाइनल अलग अलग हैं सर, वॉल्यूम कॉमन है। बिल्कुल सही है। तीनों गैसेस के फाइनल प्रेशर्स ये हैं सर। दिस इज फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर इसको ले लेते हैं PA गैस के लिए, दिस इज फाइनल प्रेशर PB गैस के लिए एंड दिस इज फाइनल प्रेशर PC गैस के लिए। लेकिन फाइनल जो वॉल्यूम है सर सब लोगों के लिए, अरे तीनों सब लोगों के लिए जो वॉल्यूम है फाइनल वो फिक्स है सर, दैट इज V2। सब लोगों को V2 तक आना है। ये गैस की फाइनल स्टेजेस है सर। अब इन तीनों स्टेजेस में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये गैसेस को पहचानेंगे कैसे भाई साहब आप? कि कौन सी गैस की बात कर रहे हैं? ए गैस कौन सी गैस है? कितना अच्छा सवाल बनेगा आईआईटी के एडवांस लेवल पर, मेंस लेवल पर, किसी भी लेवल पर। क्या बता सकते हो बी गैस O2 है, N2 है, P2 है, D2 है, OH? हमने कहा रुको रुको अभी बताते। अगर ये तीन अलग अलग तरह की गैसेस हैं जिसमें एक मोनो पक्का है, एक डाई पक्का है और एक ट्राई पक्का है। समझ बात को? मोनो, डाई और ट्राई या पॉली, जो भी बोलना चाहे, ये पक्का है सर। अब ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये आपको डिसाइड करना है। तो सर एक चीज क्लियर है, जब आप बता चुके हैं सर जो स्लोप की वैल्यू होती है वो गामा गुनी होती है P/B से, दैट मीन स्लोप की वैल्यू गामा से लिंक है सर। जितना ज्यादा स्लोप, जितना ज्यादा ढलान, उतना ज्यादा गामा। सर बात खत्म हो गई सर। गामा सबसे बड़ा सर मोनोएटॉमिकली होता है सर। गामा सबसे बड़ा मोनोएटॉमिकली 1.66 होता है सर। अगर मोनोएटॉमिक गैस का गामा सबसे बड़ा है तो सर क्या इसमें अकल लगानी सर? कंफर्म हो गया सर, कंफर्म हो गया कि हमारा जो कर्व सबसे ज्यादा ढलान वाला है वो गामा सबसे ज्यादा है और उसका का नाम मोनो है सर। समझ रहे हैं? और सबसे ज्यादा ढलान सी के पास है, तो इसमें सोचना ही नहीं है सर, सी हमारी मोनो है। बताओ, समझो बात को सर, सी हमारी मोनो है सर। जो सबसे गंदा कर्व है सर, जिसका ढलान सबसे कम है सर, उसका गामा सबसे कम है और सबसे कम गामा सर पॉली का होता है या ट्राई का होता है सर। इसका मतलब सोचना ही नहीं है सर, ये हमारी ट्राई एटॉमिक गैस है और सर बची हुई आदमी हमारी डाई एटॉमिक गैस। कुछ समझे बात को? यानी अगर वो ये पूछ ले कि भैया ये बताइए कि इनमें से कौन सी गैस कौन सी है, तो चार ऑप्शंस में आप टिक कर सकते हैं, खड़ाखड़ आंसर निकाला जा सकता है। क्लियर है? यानी बड़ा क्लियर है। मोर गामा, यहां पर बिल्कुल सीधी मुद्दा लिखते हैं कि तुम ज्यादा अकल मत लगाया करो यार, हमने लगा रखी सारी अकल, तुम्हें क्या जरूरत लगाने की? तुम्हें बता दिया, याद करो, खत्म करो बात को। समझ कर समझो बात को, लेकिन समझो और फिर समझ लो कि भाई समझ गए। ये होना चाहिए, समझ बात को। तो ये हो जाएगा हमारा क्या लिख रहे थे हम, फिर भूल गए। तो ये ट्राई है, ये डाई है। हाँ हाँ हाँ, हम ये लिख रहे थे कि जो क्या है, मोर गामा, मोर गामा, मोर ढलान, बस खत्म। समझ बात को? समझ बात को? तो जितना ज्यादा ढलान होगा उतना ज्यादा गामा होगा और जितना ज्यादा गामा होगा हमारा काम चल जाएगा। तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा भाई ये कर। अब ये तो ऐसे बनाया गया जिसमें तीनों गैसेस को एक फिक्स वॉल्यूम तक लेके आया गया है ना। ये भी पॉसिबल है कि हम तीनों गैसेस को फिक्स वॉल्यूम पर ना लाकर जो है वो फिक्स प्रेशर तक लेके आते। ये भी पॉसिबल है, फिक्स प्रेशर तक लेके आते। तो अगर आप तीनों गैसेस को फिक्स प्रेशर तक लेके आना चाहते हैं तो वो भी एक बार करके देखते हैं। फिक्स प्रेशर का मतलब ये, तो इसका मतलब ये फिक्स कर देते हैं। ये फिक्स हो गया सर। यानी तीनों गैस एक्सपैंड कर रही हैं, एक फिक्स प्रेशर तक अपने आप को जाके रोक देंगी। तो हमने कहा भाई तीनों गैस शुरू कहां से हो रही हैं? उसने कहा तीनों गैस यहां से शुरू हो रही हैं भाई साहब, यहां से शुरू हो रही हैं तीनों गैसेस। मान लीजिए यहां से शुरू हो रही हैं,
ठीक, ये सिचुएशन है क्या? तो उसने कहा भाई अजीब घचक्कर आदमी हो, ये सिचुएशन बड़ी साफ है सर। ये तीनों गैसेस की जो सिचुएशन है वो है, ये आपका इनिशियल प्रेशर P1 है, तीनों गैसेस के लिए इसका इनिशियल प्रेशर ये P1 है, और ये वॉल्यूम आपका V1। बहुत बढ़िया सर, ये वॉल्यूम आपका V1। अब ये बताइए आना कहां तक? वो कह रहा है तीनों गैसेस को एक कांस्टेंट प्रेशर पर आके रुक जाना है। हमने कहा तीनों को यहां आके रुकना है, ये प्रेशर फिक्स है, एंड दिस फिक्स प्रेशर इज व्हाट सर? दिस इज P2। ये P2, तीनों गैसेस P2 पे आके रुक जाएंगे। तो कर्व कैसे बनेगा? आपने कहा क्या दिक्कत क्या है? तीनों गैसेस ड्रर करके गिरेंगे सर, ड्रर ड्रर ड्रर, तीनों गैसेस आके एक जगह रुक जाएंगी सर। ये वाले कर्व हम बड़े गंदे बनाते हैं यार, वो वाले अच्छे बनाते हैं। चक्कर क्या है, पहले तो हम सारे अच्छे बनाते थे, ये ऐसे, ये ऐसे है, लेकिन तुम फिर वही है ना, तुम समझ भी जाते होगे भावनाओं को। ये ठीक। अब इन तीनों कर्व को देखें तो सर कौन सा क्या है? तो देखिए तीनों लोग फिक्स प्रेशर पे आके रुक रही हैं सर। अब इनमें कौन सी ए है कौन सी बी है? तो अब दिक्कत क्या है कि एबीसी बाद, ये सी ले लेते हैं, तुम अपने आप ही समझना। ये सी ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। तो ये हमने तीनों गैसेस के लिए एडियाबैटिक एक्सपेंशन दिखाया है, जिसमें फिक्स प्रेशर तक सबको पहुंचाना है। हाँ, वॉल्यूम इस बार सबके अलग, वहां प्रेशर सबके अलग थे। देखिए P1 P2 PA PB PC, आपकी वॉल्यूम सबके अलग है सर। ये देखिए, ये वॉल्यूम अलग है, और वॉल्यूम में भी क्या लिखेंगे सर? ये सी है तो VC लिख देते हैं, दिस इज VC, ये VB, ये BA लिख देते हैं। क्या स्प्रे मार रखा है यार, तो बंद करो भाई। फुसफुस हो रही है, फुसफुस। स्प्रे जो चलता है, इतनी महक की जरूरत नहीं। क्लियर है? ये समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है आपका मस्त कर्व बन रहा है। अब वो कह रहा है कि भाई एबीसी वो तो आपने लिख ही दिया, लेकिन अब इसका कैसे पहचानेंगे सर? इसको भी पहचान लेंगे कैसे सर? जितनी ज्यादा ढलान उतना ज्यादा गामा, और ढलान सर समझ बात को, तो सबसे ज्यादा ढलान सी के पास है, तो यानी सी हमारी मोनो है। मैंने उसी कर्व को यहां से रिप्रेजेंट किया, वो वाला कांस्टेंट वॉल्यूम तक बनाया गया था, ये कांस्टेंट प्रेशर तक बनाया गया। तो गैस तो सेम ही रखी है ना हमने, तो इसका मतलब ये हुआ सर ये जो सी है हमारा, ये मोनो के लिए बनाया गया, यानी उन्हीं गैसेस के लिए कर्व सिमिलर, ऐसे समझ बात को, सिमिलर कर्व। सिर्फ फर्क इतना है कि सर वो P2 फिक्स करे गए थे, यहां पर वॉल्यूम को फिक्स किया गया, बस इतना फर्क। समझ में आ रहा है? ठीक है। ये तुम अगर यहां तक समझ गए तो तुमसे एक और एडवांस लेवल की बात करते हैं, छोटी सी। क्या सर? थोड़ी सी अगर अकल लगा के आप मुझे बता पाए, हालांकि उम्मीद आपसे कम है, लेकिन फिर भी अगर आप अकल लगा के बता पाए सर, यहां पर जो गैस तीनों थी उनकी सिचुएशंस कॉमन थी कि नहीं? हमने कहा बिल्कुल कॉमन थी। कैसे गंदी गंदी बातें कर रहे हो? बिल्कुल कॉमन थी भाई। तीनों जब एक ही जगह से स्टार्ट करेंगी तो P1 V1 T1 से ही स्टार्ट कर रही है ना। बात समझ रहे हो? बिल्कुल सही। तो सर ऐसे भी यहां भी मान लेते हैं सर P1 V1 T1 है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, P1 V1 T1 है। सर मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, इन तीनों गैसेस में किस गैस का फाइनल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा सर? हमने कहा अब तुम बदतमीजी पे उतर आए हो, हम थोड़ी बहुत बातें तुम्हारी समझ क्या गए, तुमने ये सोचा कि हमसे कुछ भी पूछ लोगे, है ना? ये तो गलत बात है सर, ये तो बदतमीजी है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अकल तो लगा ही सकता हूं सर, मैं अकल लगा सकता हूं। चलिए अकल लगा ही लेते हैं, सोचते हैं, अकल लगाते हैं। तो कौन सी गैस ऐसी है जिसका टेम्परेचर फाइनल, क्योंकि शुरुआत सब लोग एक ही साथ कर रहे हैं सर, दौर सब एक साथ है सर, तीनों गैसेज एक साथ फैल रही है, समझ बात को। लेकिन फाइनली जब वो किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम तक एक्सपैंड हो जाती है, ये तीनों का वॉल्यूम फिक्स हो गया, तो फाइनली जब एक किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम तक एक्सपैंड हो जाती है, तो किस गैस को ऐसा लगता है अरे हमारे अंदर टेम्परेचर ज्यादा है? कैसे निकालेंगे? सोचो सर। देखिए बड़ा साफ है कि तीनों ही गैसेस सर काम तो कर ही रही हैं सर, बेचारी एक्सपैंड हो रही हैं सर, तो बेचारी वर्क कर रही है। तो जिस गैस ने सर जितना ज्यादा वर्क किया होगा ना सर, उसका टेम्परेचर सबसे कम होगा। क्यों? एडियाबेटिक है ना सर, खा नहीं रही है सर, तीनों बेचारी भूखी हैं और तीनों काम कर रही हैं सर, तीनों भूखी गैसेस काम कर रही हैं सर। तो जहां जिस गैस ने ज्यादा मजदूरी की है सर, उस बेचारी का टेम्परेचर ज्यादा गिर जाएगा। कॉमन पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं सर, तीनों लोग दौड़ना शुरू कर रहे हैं, जहां ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सर वहां का टेम्परेचर ज्यादा। अरे कुछ खा लेगी? नहीं, खा नहीं सकती ना सर,
एडियाबेटिक है सर, खा नहीं सकती। आप समझ बात को, खाने पीने की बात मत करिए सर, काम करना है, काम के लिए मना नहीं कर रहा है, लेकिन खाएंगे नहीं सर। ऐसे इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर इन तीनों में जहां गैस का वर्क डन ज्यादा होगा सर, वहां टेम्परेचर सबसे कम हो जाएगा। और वर्क डन के लिए सर कर्व का एरिया, सर सबसे बड़ा कर्व का एरिया ए के अंदर आ रहा है सर। ए का कर्व का एरिया, पीवी कर्व का एरिया सबसे ज्यादा ए के लिए सर। ए बेचारी बर्बाद है सर, ए सबसे ज्यादा मेहनत कर रही है, और अगर ए सबसे ज्यादा मेहनत कर रही है तो इसका फाइनल टेम्परेचर इन सब में सबसे कम होगा। बताओ समझे बात को? यानी ए का जो फाइनल टेम्परेचर होगा, यानी ये जो सिचुएशन है, अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं तो इस सिचुएशन में काम की बात क्या है सर? इस सिचुएशन में काम की बात यह आ रही है कि यहां का जो प्रेशर है ए का, वो सबसे ज्यादा, मानते हो? प्रेशर ए का सबसे ज्यादा है, यानी ये ए का नया प्रेशर होगा, अब पी ए जो तुमने लिख रखा है, इसका नया वॉल्यूम तो फिक्स ही कर रखा है V2, इसका जो नया टेम्परेचर होगा वो होगा TA। यहां पर बात करें तो यहां पर गैस की स्टेट क्या है? PB, वॉल्यूम फिक्स है सर V2 और टेम्परेचर होगा TB। यहां की बात करें तो ये होगा PC, वॉल्यूम फिक्स है V2 और टेम्परेचर होगा TC। तो इसका मतलब ये हुआ सर, साफ दिखाई देता है जो TA होगा वो सबसे कम होगा सर। TA की वैल्यू सबसे कम होगी और सबसे ज्यादा वैल्यू, पता नहीं हम सही लिख रहे हैं कि नहीं यार, हाँ सही लिख रहे हैं, तो TA की वैल्यू सबसे कम होगी और सबसे ज्यादा वैल्यू TC की होगी, क्योंकि वर्क सबसे कम किसने किया है सर? वर्क सबसे कम सी गैस ने किया, क्योंकि सी गैस के लिए कर्व सबसे छोटा। और वो यहां से भी निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं सर, सी गैस के लिए अगर मैं सिर्फ सी और ए को ही कंपेयर करता हूं, अगर मैं सिर्फ सी और ए को ही कंपेयर करूं तो यहां कर लेता हूं, थोड़ा सा कम खिचड़ी लगेगी तो यहां पर कर लेते हैं। अगर मैं सिर्फ सी और ए को ही कंपेयर करता हूं तो सी गैस के लिए जो वर्क डन है सर वो ये एरिया अंडर द कर्व, मानते हो बात को? दिस इज द एरिया अंडर द कर्व। और जब आप ए गैस की बात करते हैं तो ए गैस के लिए जो एरिया अंडर द कर्व आता है सर वो ये वाला आता है, द एरिया अंडर द कर्व विल बी दिस। सर ये है एरिया अंडर द कर्व, और ये एरिया अंडर द कर्व वो साफ बड़ा। तो सर एरिया अंडर द कर्व दैट इज वर्क डन बाय द गैस ए इज मोर देन द वर्क डन बाय द गैस सी। सो अल्टीमेटली सर टेम्परेचर ज्यादा गंदा होगा सर ए का। सर ए का टेम्परेचर सबसे गंदा होगा। बेचारी बहुत काम कर रही है, खा नहीं रही है लेकिन काम कर रही है सर, उसका टेम्परेचर बहुत गिरता जाएगा, उसकी इंटरनल एनर्जी में सबसे ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा। इसलिए टेम्परेचर सर सी का सबसे ज्यादा और ए का सबसे कम होगा। हमें समझ में आ रहा है कि जिनके समझ में आया होगा उनको यह समझ में आ जाएगा कि यह समझ पाना आसान काम नहीं था, यह समझाना आसान काम नहीं था, लेकिन जिनको समझ में आ जाएगा उनको मजा आ जाएगा। अच्छा, रितम रॉय कह रहा है आई एम लॉयल फॉर माई गर्ल। बिल्कुल सही है दोस्त, यही लॉयल्टी है, क्योंकि बाद में जब आदमी जो भूखा बैठा होगा, समझ रहे बात को, तो लॉयल लोग ही साथ में बैठेंगे, अपना एक एक रोटी आधी आधी बांट के खा लेंगे, समझ रहे बात को। तो जब हालात इतने खराब हो जाएंगे तो उस टाइम पर लॉयल्टी काम आएगी। और क्या है, सही है, बिल्कुल सही कह रहा हूं रितम रॉय, बिल्कुल सही है। अबे पढ़ाई पे ध्यान दो बे, ये लॉयल पॉयल बाद में भी हो जाएगा। लॉयल हो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन काम तो करो, खिलाना पिलाना तो पड़ेगा लॉयल को, बिना खिलाए काम चल जाएगा। क्लियर है? तुम लोग का चैट ही नहीं चल रही भाई, चैट चलाओ भाई, चैट चैट ऑन करो, चैट नहीं चल रही है। चैट बंद हो गई भाई। शाबाश, कसम से मजा आ गया। अच्छा, ये कसम खाने की जरूरत नहीं थी। क्लियर है? समझ में आ गया भाई? डाउट देख लें। अच्छा, कुछ लोग लग रहे हैं सर कोई डाउट ही नहीं है सर, इतनी क्लैरिटी है, बहुत बढ़िया। तो एक बार चेक कर लेते फिर भी है, डाउट कहाँ है? ये सर ढलान ग्राफ का कैसे देखते हैं बताइए? आदमी ने लिख के दिखा दिया डुर्र, फिर भी नहीं देख पा रहे हो। अबे जब यहां से ना गिरोगे तो कहां ज्यादा ढुर्र होगा? जब यहां से गिरोगे तो यहां ज्यादा ढुर्र, ढलान भी नहीं आता। स्टीप, ज्यादा स्टीप कर कौन सा? ज्यादा स्टीप कर भी है सर, एक बार गिर के देखो, समझ में आ जाएगा, है ना? यहां पर गिरोगे तो कितना मजा आएगा बताइए? किस बच्चे को कहां ज्यादा मजा आता है सर? जब आदमी यहां से फिसलेगा तो सर यहां कम मजा आएगा सर, क्योंकि यहां तो सर एकदम ऐसे सर धीरे सरकते, लगता है खुद ही खिसकना पड़ेगा सर। यहां अगर गलती से आप बैठ गए तो सड़क करके नीचे आएंगे सर, यानी ज्यादा ढलान कहां मिलेगा आपको? सीख। और जितना ज्यादा ढलान है सर, इसका मतलब है गामा ज्यादा है, क्योंकि ढलान के ज्यादा होने से स्लोप बढ़ जाता है, और स्लोप हमारा माइनस गामा पी बाई वी है। तो जितना ज्यादा गामा होगा स्लोप उतना ज्यादा देखने को मिलेगा, ये ढलान से निकल आएगा। क्लियर है सर? टेम्परेचर वाला फिर से बता दीजिए, टेम्परेचर वाला फिर से बता दीजिए। बताइए, हम सोच रहे थे तुम समझ जाओगे, तुम आदमी अजीब टाइप के हो। बहुत बढ़िया, क्या पढ़ाया, शाबाश। स्पैम कर दो कि सर ने क्या कर दिया, बहुत बढ़िया। हाँ,
अच्छा, अब हमें लग रहा है ये चालू हो जाएगा। अब तक जो है अजीब अजीब बातें तुमने हमारे मन के, तुम समझो बात को, हमारे लिए तुमने बहुत बेइज्जती मचा रखी है। लोग कहते हैं सर आप क्लास में जो ये क्या करते रहते हैं, खून खराब हो जाएगा, एक लाइन अंग्रेजी की। आप पढ़ाते भी है कि नहीं पढ़ाते? हमने कहा कि भाई पता नहीं, बच्चे ये सब लिख देते हैं, हम तो ये पढ़ाते पढ़ाते ही बोल देते हैं, तो बच्चे ये सब चीजें पता नहीं क्यों लिख देते हैं। लेकिन अब तुम ये डुर करके लिखना शुरू कर दोगे, हमें पता है। जैसे एफएसजीएस तो फेमस हो गया है, वो 11वीं क्लास वाले भी एफएसजीएस लिखते रहते हैं। जो बच्चा नया आता है कहते लग रहा है पता नहीं सर को क्या बोल रहे हैं ये लोग, लग रहा है ये मास्टर ठीक नहीं है, इसलिए ये स्पैम कर रहे हैं, एफएसजीएस स्पैमिंग चल रही क्लास में, ये पढ़ते लिखते नहीं बच्चे में, समझ लो। अब उनको क्या पता कि वो क्या लिख रहे हैं। तो तुम लोगों ने बहुत सारी चीजें फेमस कर दी है, देखो ढुर चालू हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यानी इस चीज को थोड़ा समझो, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। तो इसको भी जैसे आप कुछ लोग कह रहे हैं सर आप रात को क्लास लिया करो क्योंकि रात को आपकी बहुत याद आती है। लक्ष्य सिंह, वी आर लॉयल विद यू सर, बहुत बढ़िया, ये सही है सर। आज अनब्लॉक हुआ हूं मैं, बहुत बढ़िया सिद्धांत। आज ही कुछ ऐसी हरकत कर देना कि आज ही ब्लॉक भी हो जाओ। अबे अनब्लॉक हुए हो, बताइए कुछ ऐसी बदतमीजी करते हो तुम। बकरा गिरा रहे थे तो अरे इसमें तो लॉक नहीं करना चाहिए सर। क्या इजी नोट्स में जो क्वेश्चन है वो इनफ है, प्लीज बताइए अनमोल। इजी नोट्स में जो क्वेश्चन है उससे आपका एक लेवल तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, आप अपने छोटे मोटे एग्जाम्स देते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा। लेकिन फिर आपके दिमाग में क्या आएगा कि नहीं मुझे तो रिवीजन करना था, मुझे और भी सवाल करने हैं। तो अगर आपको लगता है कि उनसे दोबारा रिवाइज करना है, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि एक एक चैप्टर में 100 सवाल यही सोच के डाले गए। मैंने अननेसेसरी उस किताब को बहुत ज्यादा गंदा या मुश्किल बनाने की कोशिश नहीं की है कि मैं सारे सवाल एडवांस के भर दूं। उसका पर्पज ये नहीं। मैं उसके अंदर एडवांस के सारे कंटेंट डालना चाह रहा था, लेकिन मैं उसको अपने नोट्स बनाना चाह रहा था। तो नोट्स सिर्फ वो तभी बन सकते थे जब उसके अंदर सब भर भर के सवाल ना डाले जाए। आप उसके बाद जब आप एक लेवल तैयार कर लें, उसके बाद जब आपको लगे तो आप पीवाईक्यूज कर सकते हैं आगे के मेंस लेवल पर। तो आपको आगे हम इतने पीवाईक्यूज एडवांस लेवल पर भी कराएंगे, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। बट रिवीजन के लिए आप चाहें तो कुछ और कर सकते। क्लियर है? मजा आ गया सर। अगर हम इन ग्राफ्स में पीवी एनआरटी लगाएं तो फिर पीवी का प्रोडक्ट ए। यार देखो तुम हमसे सवाल मत पूछा करो यार, हम तुमको पहले भी कह चुके हैं ये जो डाउट सेक्शन है ये सवाल पूछने के लिए नहीं होता। तुमको किसने बताया कि ये डाउट सेक्शन सवाल पूछने के लिए होता है? इसमें सिर्फ दो एक बातें लिखी जाती, वाह ओपी, मजा आ गया, क्या बात कर दी, वाह सर हम तो कसम से, समझ बात को। और क्या होता है बाकी, ये सब ये तुम लिखते हो उसमें आपकी बड़ी यादें आ रही हैं। बाकी इसमें कोई डाउट थोड़ी ना चलता है। डाउट क्या 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 मतलब है? क्योंकि तुम जो डाउट हमसे पूछ रहे हो वो तुम अपने आप से पूछोगे, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। क्योंकि जितना हमें आता था वो हमने बता दिया, बस ये समझ लेना। जो हमें आता था हमने तुम्हें बता दिया, अब इससे ज्यादा हमें आता ही नहीं। अब तुम उल्टा सीधा पूछ रहे हो क्योंकि वो तुम्हें समझ में नहीं आया, तो हमें कैसे आ सकता है? तो तुम अपने आप से आंसर पूछोगे, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। सुबह 5 बादाम भिगो के खाओ, बिल्कुल सही। अगर बादाम ना हो तो चने खाओ, चने और किशमिश भिगो के खाओ, बादाम के साथ मुनक्का भिगो के खाओ। अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है आदमी, किसी वजह से कुछ कमी है, तो आप जो है चने भिगोइए, किशमिश के साथ चने खाइए, बढ़िया। आप दिमाग तेज हो गया तो हो गया, नहीं तो पेट साफ हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? टेम्परेचर के लिए बता दीजिए सर, ईजी बुक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट कहना तो बुरा नहीं है, बिल्कुल सही है। मजा आ गया सर, पहली बार थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं गोपाल, मजा आएगा। तुम देखो अभी थर्मोडायनेमिक्स कहाँ लेके चलते हैं, बवाल मचा दिया सर। सर ये कर्व जरूर नहीं है, रिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक ही है बेटा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक ही है। समझो बात को, लिखना जरूरी है क्योंकि हालांकि कोई जरूरी नहीं है बट एडियाबेटिक कर्व्स है। तो हम इक्वेशंस को लेकर या कुछ और बात अगर करना चाहते हैं मान लो, तो हमें फिर वो रिवर्सिबल वर्ड यूज करना है। नहीं करना चाहे मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जो स्लोप्स के बारे में जो डिस्कशन हम कर रहे हैं वो पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट से ही कर रहे हैं। और पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट तुम्हें पता ही है कि वो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डिफाइन होता है। तो शुरुआत ही वहां से हुई है ना, वहां से शुरुआत ही हुई। पहली बार थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया सर। एआर बैच ज्वाइन कैसे करें? एआर बैच कैसे ज्वाइन करें? जैसे जैसे तुमने ये वाला बैच ज्वाइन किया वैसे वाला बैच ज्वाइन करो। हमें क्या मतलब सर, कसम से समझ में आ गया। अच्छा सर, रिजिड नॉन रिजिड क्या सब सर, बहुत बढ़िया, शाबाश। कुछ बच्चे कह रहे थे सर टेम्परेचर वाला एक बार बता दीजिए, तो टेम्परेचर वाला मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूं। आप इन पीवी कर्व्स को देखकर वर्क डन निकालना जानते थे? गैस वर्क कर रही है, तो गैस ज्यादा वर्क कहां कर रही है? सर गैस वहां ज्यादा वर्क कर रही है जहां उसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा आ रहा है। बात हो चुकी है हमारी। तो एरिया अंडर द कर्व जहां भी ज्यादा आ रहा है वहां गैस काम कर रही है। अब गैस अपने खर्चे पे काम कर रही है, खा वो कुछ रही नहीं है, अपने खर्चे पे काम कर रही है। तो ऐसे में सर मजबूरी है आपकी कि आपको अपना टेम्परेचर गिराना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ज्यादा वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और आपका टेम्परेचर ज्यादा डाउन आ जाएगा। समझ में आ गया? हाँ एनसीईआरटी को भी देखना चाहिए, हाँ बिल्कुल देखना चाहिए।
ठीक है ये, चलिए सर। तो कुछ अब जैसे ये भी मैं तुम्हें दे रहा हूं, जो अभी मैंने बनाया है वो यहां लिख भी रखा है कि अगर एक्सपेंशन की बात हो रही है तो ढलान अगर ज्यादा है तो एडियाबेटिक होगा। तो अगर ये आइसोथर्मल या एडियाबेटिक है तो कौन सा आइसोथर्मल होगा, कौन सा एडियाबेटिक होगा? सर यहां ढलान ज्यादा है तो नीचे वाला एडियाबेटिक होगा। इसी तरह से अगर कांस्टेंट प्रेशर तक आपको फैलना है तो ढलान कहां ज्यादा है? सर नीचे वाले में, तो नीचे वाला एडियाबेटिक, ऊपर वाला आइसोथर्मल। इसी तरह से जब आप कंप्रेशन की बात करते हैं तो क्या होता है? सर कंप्रेशन का भी देखो बड़ा अच्छा बना है। कंप्रेशन में क्या होगा? सर कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो ऐसे में सर या तो आप एक फिक्स प्रेशर तक कंप्रेस हो रहे हैं या एक फिक्स वॉल्यूम तक कंप्रेस हो रहे हैं। तो जब आप फिक्स प्रेशर तक कंप्रेस होंगे तो अब आप चढ़ाई की बात करेंगे। आप समझ रहे बात को? कंप्रेस किया जा रहा है यानी वॉल्यूम अब धीरे धीरे कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है। तो जहां ज्यादा चढ़ाई आएगी वहां स्लोप ज्यादा होगा। समझो मेरी बात को? तो चढ़ाई ज्यादा कहां आ रही है? सर चढ़ाई इस वाले कर्व में ज्यादा आ रही है। तो दिस इज एडियाबेटिक एंड दिस इज आइसोथर्मल। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? तो मैं अगली क्लास में ये वाला भी कर्व एक बार बना के दिखा दूंगा कि भाई, और लेकिन लॉजिक बड़ा क्लियर है सर। जब आप एक्सपैंड करते हैं तो आपका वॉल्यूम गिरता है। जब वॉल्यूम गिरता है तो ऐसे में जहां आप ज्यादा ड्र कर रहे हैं वहां आपका एडियाबेटिक कर्व बन रहा है। जब आप दबाए जाते हैं तो आप कंप्रेस हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ेगा कैसे? सर उस केस में आपको अब सॉरी वॉल्यूम घट रहा है। वॉल्यूम घटेगा कैसे? आपको इधर जाना पड़ेगा। तो जब आप इधर जाएंगे तो आप चढ़ाई करेंगे, तो आप ऐसे चढ़ सकते हैं, आप तेजी से चढ़ सकते हैं। तो जहां चढ़ाई ज्यादा आ रही है तो वो एडियाबेटिक, जहां ढलान ज्यादा वो एडियाबेटिक, जहां चढ़ाई ज्यादा वो एडियाबेटिक। बाल खत्म। यानी ढलान वाली बात एक्सपेंशन में होगी और चढ़ाई वाली बात कंप्रेशन में होगी। खेल खत्म सर, आपके सामने लिखा गया है, अकल मत लगाओ, खत्म करो बात को, समझो बात को। क्लियर है? तो इस बात को अगली क्लास में भी लिख के दिखा दूंगा। कुछ सवाल हैं जो करने के लिए दे रहा हूं अगली क्लास में। हम मैथ्स की क्लास है, हमें पता है तुम्हें मैथ्स की क्लास है, तुम्हें बड़ा केमिस्ट्री में 5 मिनट भी ऊपर नहीं कर सकते तुम, है ना? और तुम जानते हो कि हम क्या कह रहे हैं। केमिस्ट्री में 5 मिनट भी तुम ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन हमें जो है सर मैथ्स की क्लास करनी है सर 5। अरे अभी तुम्हारी मैथ्स की क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? 12:50 पे स्टार्ट होती है नहीं ना? तो अभी टाइम है ना तुम्हारे पास? तो अब जरा और दूसरी बात, टीवी बंद करो, निकलो यहां से। तुमको किसने रोक रखा है? अजीब घन चक्कर आदमी हो। हमने कहा तुमसे पढ़ने के लिए? टीवी बंद करो, भागो यहां से, खत्म करो खेल। इसमें कितना टाइम लगता है? हमें बता के जाओगे, या बता के भी जाओगे तो जाओगे ना, या फिर हम ही तुम्हें भेजने जाएंगे सर मैथ्स की क्लासेस चलिए सर हमें छोड़ के आइए। अबे जाओ यहां से, निकलो यहां से। समझ रहे बात को? तो इसको जो है आप अपने हिसाब से करिएगा। ये मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और बात करूंगा। इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, और फिर कुछ सवाल हैं जो तुम्हें करने के लिए दिए जाएंगे, बढ़िया सवाल होंगे, उनको भी करने की कोशिश करना। और फिर अगली क्लास में फिर आगे और मुलाकात करते हैं, है ना? तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। और नेक्स्ट क्लास में ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का काम खत्म कर देंगे और थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना? तो चलिए आज इतनी बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात करते हैं। और थोड़ा सा लगे रहना यार, है ना? जैसे पुराने वाले चैप्टर हैं उसके भी सवाल तुम्हें याद होंगे, मैंने काइनेटिक्स के दे रखे हैं, उसके सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं। आराम से देखना, एक एक सवाल को समझना, करने की कोशिश करना। मिल गए थे काइनेटिक्स वाले सवाल सब लोगों को? काइनेटिक्स वाले सवाल मिल गए थे? काइनेटिक्स वाले सेक्शन में एक बार देखना, और काइनेटिक्स वाले सवाल मिल गए सब लोगों को? मिल गए, ठीक। तो उनको भी करना, उनके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी होंगे, तो उनको भी कर लेना, एक प्रैक्टिस हो जाएगी यार। समझ रहे हो बात को? तो इजी रहेगा तुम्हारे लिए। चलिए तो आज इतनी बात करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।